everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW Law वाला YouTube चैनल जहाँ पे चल रहा है क्विक रिवीजन कॉन्सेप्ट सीरीज फॉर दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, जहाँ पे स्टूडेंट्स हम आज से दो सीरीज दैट इज टू से दो लेक्चर्स पहले सीआरपीसी कर चुके हैं और आज की क्लास में हमें कवर करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बट वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड टेक्निकल सब्जेक्ट है। और दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का अगर रुझान देखें पिछले 4-5 वैकेंसीज का, तो मिनिमम 8 to 10 क्वेश्चंस आए ही आए हैं एंड मैक्सिमम 20 to 25 क्वेश्चंस के बीच उनका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस देखे गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन और देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको दिमाग में याद रखने हैं व्हाइल अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है भारतीय संहिता संविदा अधिनियम आई मीन टू से। तो जब भी हम कहते हैं कि एक संविदा बनती कैसे है, when we are talking about a contract and we are saying that how a contract is formed, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमें ये भी देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के बाद पार्टीज की क्या क्या लाइबिलिटीज अराइज होती हैं। बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है एक ऑफर से। व्हेन द ऑफर गेट्स एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। यही प्रॉमिस में जब लॉफुल कंसिडरेशन मिलता है इट बिकम्स एन एग्रीमेंट एंड द एग्रीमेंट विच बिकम्स एन एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो स्टेज है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस गिव्स यू अ प्रॉमिस, promise plus lawful consideration makes an agreement, and agreement plus legal enforceability makes an contract। अगर ये पूरी सीरीज के दौरान आने वाले हर वर्ड के एसेंशियल एलिमेंट्स आपने अच्छे से समझ लिए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज डन। हालांकि कहानी यहां खत्म नहीं होती है, बिकॉज दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट डैमेजेस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देयर आर सर्टेन केस लॉज आल्सो व्हिच हैज बीन डेल्ट इन दीस पीवाईक्यूज। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं, देखते ये कह रहा है टर्म कंसेंसस एड इडम मींस व्हाट। क्या मतलब होता है इसका? सिंपल मीनिंग वी ऑल नो, इट मींस द मीटिंग ऑफ द माइंड। क्या होता है? इट मींस मीटिंग ऑफ माइंड। बट मीटिंग ऑफ माइंड व्हेन एन एग्रीमेंट इज बीइंग मेड। जब एग्रीमेंट में स्टूडेंट्स, या मैं कहूं जब माइंड मीट कर जाए, सेम थिंग इज अंडरस्टूड इन द सेम सेंस, तो वी कैन से दैट द पार्टीज एग्री टू ईच अदर। पार्टीज क्या कर रही हैं? ईच अदर को एग्री कर रही हैं। क्या एग्रीमेंट में सिर्फ यही चीज बहुत है, मीटिंग ऑफ माइंड? नो, मीटिंग ऑफ माइंड से भी पहले उसका एक और एसेंशियल इंपॉर्टेंस है, दैट इज प्लूरैलिटी ऑफ द पार्टीज। Plurality of the plurality of the parties means there should be more than one party. I cannot agree with myself now. Probably I might have an opinion to which I strongly agree or to which I feel that it is absolutely good. But at the same time, students, I have to agree with somebody in order to make an agreement. So both the things are essentials for an agreement to start. उसके बाद हम देखेंगे कि void है या क्या है, उसमें कोई अनसर्टेनिटी है क्या, कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, विद इन लॉ है या आउटसाइड लॉ, उसके बाद वो चीजें देखने लायक है। लेकिन पहली एसेंशियल एग्रीमेंट की क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड। वी शुड एग्री ऑन सर्टेन थिंग्स एंड प्लूरैलिटी ऑफ द पर्सन, दैट इज एक से ज्यादा व्यक्ति होना चाहिए। सो इट मीन्स टू एग्री ऑन सेम थिंग इन द सेम सेंस। बोल रहे हैं नो एग्रीमेंट कैन हैव मोर देन वन मीनिंग। एब्सोल्युटली, an agreement can have more than one meaning, but it should not be vague. But the meaning should not be uncertain. To agree the same way or to agree with different objects in the same sense. An agreement can have different consideration and different objectives as well, but it should be lawful. Clear है? अगला सवाल देखेंगे। In which case it was held that contract through telephone is concluded as the place where it is heard. कौन से केस में स्टूडेंट्स ये बोला गया था? ये भगवान दास के केस में बोला गया था, जिसको हम जनरली भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम एंड कॉर्पोरेशन एआईआर 1966 के केस से भी जानते हैं। सो देयर आर सर्टेन केस लॉज जिससे आपने अच्छे से भली भांति परिचित होने चाहिए, बिकॉज केस लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे, चाहे वो आपका लालमन शुक्ला का केस हो, कार्बोलिक वर्सेस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का केस हो, सत्यव्रता घोष का केस हो, या फिर फॉर दैट मैटर हेडले वर्सेस बिग्जैंडल का भी केस हो, for that matter Balfour versus Balfour ka case ho, because these all are what? These all are landmark case relating to a concept. And moving on to question number 3. Question number 3 देखो, एक illustration based question है. It says A saves B's property from a fire.
The circumstances indicated that he had done so gratuitously. This is a situation of what? This is a situation of a quasi contract. क्या है students? Quasi contract. Quasi contract means what? Quasi contract means a type of a contract where the party did not expressly enter into contract, but the circumstances made them enter into a contract. Circumstances are such that law makes you or makes you realize that you are obliged to perform that contract. आपने act gratuitously किया है. Gratuitously is that is without consideration you have done that particular act. Whether he is entitled to any compensation or not. बेटा अगर A was drowning, मान लो ये A डूब रहा था या घर में आग लग गई and B comes and saves. Why is he saving? Probably for the human mankind. मैनकाइंड के लिए कर सकता है बिकॉज वो ह्यूमन जो मॉरल्स है वो उसको एथिक्स रियलाइज करवा रहे दैट यू मस्ट सेव समबडीज लाइफ इफ यू आर कॉम्पिटेंट एनफ टू सेव समबडी. सो अगर उसको सेव करा तो उसे पूछा नहीं जलते हुए कि भैया तुम मुझको कंसिडरेशन दोगे क्या? ही सेड नो. ऐसा नहीं कि डूबते हुए उसको बोल रहा है भैया तुम मुझे कंसिडरेशन दोगे, पैसा दोगे तो आई विल सेव यू. नो, he did it voluntarily. he did it voluntary. और circumstances ये दिखा रहा है कि आपने जब voluntarily कोई एक्ट किया है एंड gratuitously किया है, दैट इज विदाउट कंसिडरेशन की उम्मीद करते हुए क्या, तो यू वोंट गेट anything until and unless as per section number 25 the promisee promises you to pay for any past voluntary act that you have done. So that is also a valid agreement. Even if it is done gratuitously without any consideration, it is valid. But he is not entitled to any compensation. Mr. A is not entitled to compensation because यहाँ पे starting में promise ही नहीं हुआ है. Compensation from B, no compensation. Compensation from the government or compensation from heirs of A. अब according to section number 25 A जब उसको बचा लेता है और सॉरी B की प्रॉपर्टी को बचा लेता है, अब B आके बाद में अगर बोले that brother I'm very happy with the act that you have done, so nice of you, so good of you, now I'm going to pay you. So now when he is promising, तो अब सामने से B भी तो को A भी तो कोई promise नहीं कर रहा ना. Now there is no consideration for B, but still an agreement without consideration is valid as per section number 25 के exceptions. So he is entitled to no compensation. क्लियर है ये चीज? ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब तक आपको ये एक्सेप्शन लगाने को बोला नहीं है तब तक आपको एक्सेप्शन नहीं लगाना है. Moving on to question number 4. Let's see what does question number 4 says. लेकिन question number 4 से question number 3 में जो हमने quasi contract पढ़े हैं स्टूडेंट्स, एक बार फटाफट से ये समझे कि what are quasi contracts. सेक्शन नंबर 68 to 72 किससे डील करता है? quasi contract से डील करता है. That means those relations which resemble to the relations created by a contract. Students always remember contract से हमेशा legal relationships develop होते हैं and not social relationships. सो सेक्शन नंबर 68 बोल रहा है किसी को भी नेसेसिटीज प्रोवाइड किया गया है टू द पर्सन हु इज इनकेपेबल, then the person providing the necessities is entitled for the reimbursement from the property of a person who is incapable to the contract. माइनर है, अनसाउंड माइंड पर्सन है, अब इसको नेसेसिटी प्रोवाइड करना पड़ गया, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, नोटबुक्स, स्टेशनरी का जो भी सामान है, इफ इट हैज बीन प्रोवाइडेड तो उसकी प्रॉपर्टी से रिम्बर्स करेंगे. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैम व्हाट इफ द इनकेपेबल पर्सन डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी? then no question of reimbursement arises. कोई reimbursement नहीं होगा. ठीक है. सेक्शन नंबर 69 बोल रहा है reimbursement to a person paying money which is due by another person and you also have an interest in it. For example, I am staying on a rent at a place where we have a common electric meter जहाँ पे common bill आता है मेरा और owner of the house का. So I have an interest in that particular electricity का bill that if it is not paid, अगर owner बाहर गए हुए, if it is not paid तो कनेक्शन तो मेरा भी कट जाएगा ना, कनेक्शन मेरा भी कट जाएगा. एंड इन ऑर्डर टू सेव दैट थिंग, मैं अगर पूरा के पूरा बिल भर दूं चाहे मेरा और ओनर का शामिल भर दूं, देन ओनर इज लाइबल टू पे मी और लाइबल टू रिम्बर्स मी फॉर दैट मच शेयर जो कि उसके फेवर में आ रहा था. तो रिम्बर्समेंट टू अ पर्सन पेइंग मनी जो कि ड्यू किसी और का है लेकिन उस पर्सन का भी इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर अमाउंट में, देन ही इज एंटाइटल्ड फॉर रिम्बर्समेंट. किसके लिए एंटाइटलमेंट रखता है स्टूडेंट्स? वो रिम्बर्समेंट के लिए यहां पे एंटाइटलमेंट रखता है. क्लियर है? बराबर है ये चीज? चले आगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन इज सेक्शन नंबर 70 जो बोल रहा है ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट्स ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट. नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट, that means anything which was done for consideration.
and you have enjoyed those benefits. A pizza delivery boy leaves a pizza at my house, so I am obliged to pay that person ना, भले ही वो पिज्जा मेरे लिए नहीं आता, if I've consumed I am obliged to pay, because उसने कोई मुफ्त में नहीं रखा था यहाँ पे. He knew that I'm going to get the amount back. I mean to say he is going to get the amount back from me. So if a person lawfully does anything for other person, lawfully रख के गया था पिज्जा, absolutely correct, या फिर डिलीवर किया है मेरे को कोई चीज, वो भी lawfully किया है, it should not be unlawful. विदाउट इंटेंशन ऑफ डूइंग इट ग्रेटिट्यूसली, विदाउट इंटेंशन ऑफ डूइंग ग्रेटिट्यूसली मतलब ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं कि वो ग्रेटिट्यूसली करे, मतलब बिना कंसिडरेशन के काम करने का उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था. हेडिंग में बोला नॉन ग्रेटिट्यूस, और आपके सेक्शन के प्रोविजंस की लैंग्वेज में क्या बोला, ग्रेटिट्यूस. दैट मीन्स वो हमेशा से ग्रेटिट्यूस एक्ट करना चाहता था. प्लस अदर पर्सन एंजॉयज इट, आई हैव एंजॉयड द पिज्जा, then the other is bound, this person is bound to restore the compensation or the things that he have enjoyed. और compensation देना पड़ेगा. अगर चीज है हमारे पास तो we are going to really deliver that thing to him. and अगर amount है जो कि हमने उससे lawful तो था but हमने benefit ले लिया है, तो we have to compensate him also. okay. सेक्शन नंबर 71, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड्स. डायरेक्ट क्वेश्चन आया है यहाँ पे, अभी हम देखेंगे. एज ऑफ बेली, हु इज अ बेली और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेलमेंट. बेलमेंट में फटाफट से सुनेंगे स्टूडेंट्स. बेलमेंट में क्या होता है, बेलमेंट में वी जनरली डिलीवर आर गुड्स, और गुड्स कौन से होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, वेर वी डिलीवर आर गुड्स टू अदर पार्टी so that after the accomplishment of the purpose the goods are re-delivered to us. जब एक बार accomplishment हो जाए उस पर्पस का, तो काइंडली re-deliver that property to me. और वो प्रॉपर्टी जब री-डिलीवर करेंगे तो जो भी कंसिडरेशन होता है वो पे कर दिया जाएगा, एक पर्पस के लिए होता है. तो बेलर बेल्स हिज गुड टू बेली. बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब बेलमेंट हुआ है वो चीजों का ध्यान रखे, रीजनेबल केयर करे, प्रोटेक्शन करे, ड्यू डिलिजेंस ले उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए. कोई भी प्रॉफिट अराइज हुए तो प्रोडक्ट को या गुड्स को वापस रीडिलीवर करते हुए बेलर को वो चीज, वो प्रॉफिट, वो बेनिफिट भी देना है. तो अगर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है, किसी को घूमी हुई चीज सड़क पे मिल गई है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही बनती है एज इफ की बेलर ने आके आपको चीज दी है, मतलब आपकी जिम्मेदारी बेली के समान बनती है. सेक्शन नंबर 72, लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन. देखो 70 एंड 72 दोनों ही लाइबिलिटी की बात करते हैं, बस 70 में ये है कि कोई पर्सन ने एक्ट कैसे किया, नॉन ग्रेटिट्यूस किया है, विद कंसिडरेशन फॉर कंसिडरेशन क्या, लॉफुल एक्ट किया है. लेकिन 72 में बेसिकली आप एक्ट सही करो बट कुछ गलती हो जा रही है. बाय मिस्टेक और कोर्जन यू आइदर पे अ मनी और यू डिलीवर अ थिंग टू अ पर्सन जिसको ये होना नहीं चाहिए था. तो जिस पर्सन को वो चीज, वो पैसा गलती से डिलीवर कर दिया है, या कोर्जन के थ्रू कोई पैसा डिलीवर कर दिया, या मनी डिलीवर कर दिया है, देन दैट पर्सन इज बाउंड टू रीपे द अमाउंट और रिटर्न द थिंग सो डिलीवर्ड. अगर मैंने आपको बोला है फोर्स करके गिव मी 50,000 रुपीज, तो सेक्शन नंबर 72 सेज कि मैम कोर्जन करके आपने 50,000 रुपीज लिया ना, तो आई हैव टू रीपे इट टू यू. क्लियर है चीज. एंड दिस वाज योर सेक्शन नंबर 72. चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है. प्रिविटी का मतलब क्या होता है. प्रिविटी मींस एक्ट डन बाय वन पार्टी बट उसका रिप्रेजेंटेशन जो है ना, या बेनिफिट जो है वो दूसरी पार्टी को जा रहा है. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल मीनिंग है कि ओनली पार्टीज कैन स्यू और बी स्यूड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट. सुनो अच्छे से, जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया वो प्रिविटी का नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन का है ना, एजेंसी का. एजेंसी और प्रिविटी दोनों ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है, तो एजेंसी का जो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है वही प्रिविटी है. एजेंसी सेज दैट एक्ट डन बाय वन पर्सन व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द अनदर पर्सन, देन द पर्सन रिप्रेजेंटेड शैल बी लायबल. वाइकेरियस लायबिलिटी भी जिसको हम कह सकते हैं, रिस्पोंडेंट सुपीरियर कह सकते हैं, राइट. सो इसमें सिंपल सा ये मतलब है कि जो पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट में है वही पार्टी स्यू करेंगे, इवन इफ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एनी पर्सन, बट जो एक्चुअल पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट में है वही एक दूसरे को स्यू करेंगे, एंड नो पार्टी कैन अदरवाइज स्यू. इवन हम तो बोल रहे हैं टीपी एक्ट में दैट दिस इज नॉन ट्रांसफरेबल राइट, दैट इज राइट टू स्यू कैन नॉट बी, mere right to sue cannot be transferred. So it means only parties to a contract can sue and be sued upon a contract. ऑप्शन नंबर ए बोलता है कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट अफेयर बिटवीन द पार्टीज. कंसिडरेशन कैन बी सप्लाइड ओनली बाय वे ऑफ by the parties to a contract. The contract can be enforced only by a civil and a private action, but the right or the true meaning is option number B. Next question. In India,
The doctrine of impossibility of performance of contract being void is based on. अब स्टूडेंट्स जब हम इम्पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबल बना देती है. डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी को हम और क्या कहते हैं? फ्रस्ट्रेशन. डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो हमारे हाथ में नहीं थे. कॉन्सेप्ट समझना इसका. जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था इट वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. It furnished or it was able to qualify all the essential elements of a contract, but subsequently, at a later stage, contract becomes void. Void ban jata hai contract, reason being that it cannot fulfill the performance. अब performance impossible हो चुका है. It can be due to any reason. Probably the laws have changed, or the parties are dead, subject matter has destroyed. सो दीज आर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स. बने थे तब वैलिड था, मतलब एक वैलिड एग्रीमेंट से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली बना, बट एट लेटर स्टेज सब्सिक्वेंटली वॉइड हो जाता है. सो इट इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी? थ्योरी ऑफ इम्प्लाइड टर्म, थ्योरी ऑफ जस्ट एंड रीजनेबल सॉल्यूशन, और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी एज लेड डाउन अंडर सेक्शन नंबर 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बराबर है. 56 दोनों की बात करता है, वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स की. फर्स्ट पैरा सेकंड पैरा दोनों अच्छे से पढ़ेंगे हम. प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट. प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट क्या कहता है? कि कोई भी ऐसे बेनिफिट्स लिए टू विच यू आर नॉट एंटाइटल्ड, प्लीज काइंडली रिटर्न इट. ओके, चलो जी. अब वो ग्राउंड्स देखेंगे स्टूडेंट्स जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाता है. क्या बोला मैंने? वो ग्राउंड्स देखेंगे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाता है. सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी. सुपर मीनिंग मींस इंटरवीनिंग एट अ लेटर स्टेज, चीजें इम्पॉसिबल हो चुकी है हमारे लिए. सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी हो गया, बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब लॉफुल था और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के बाद कोई ऐसा लॉ बना दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा या लेजिस्लेचर के द्वारा दैट नाउ द एनफोर्समेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, और इट डज नॉट अलाउज यू टू एनफोर्स दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज कंटिंजेंट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल. कंटिंजेंट इवेंट विच was based on the happening of any event. मान लो I said if in case 2023 में आपने जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया तो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू माय लैपटॉप. तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर लेंगे, आप मुझे 50,000 दे देना, आई गिव यू माय लैपटॉप. बट 2023 में वैकेंसी नहीं आया. अगर वैकेंसी नहीं आया तो इम्पॉसिबल हो गया ना आपका, आपके लिए वो इवेंट होना या आपके लिए वो एक्ट करना. देन इज कंटिंजेंट इवेंट बिकम्स इलीगल. कंटिंजेंट इवेंट क्या हो जाता है? इलीगल हो जाता है. लॉ चेंजेस. क्लियर? नेक्स्ट इज रेप्यूटेशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मींस ये किसका ग्राउंड है? ये ग्राउंड है फ्री कंसेंट का. अगर कंसेंट फ्री नहीं है, दैट इज एब्सेंस ऑफ 5 थिंग्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल. कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, एज वेल एज स्टूडेंट्स वैलिड एग्रीमेंट भी हो सकता है. बिकॉज स्टूडेंट्स 4 चीजें तो इसमें है ही: फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, मिस रिप्रेजेंटेशन. इन चारों के ग्राउंड्स पे इट बिकम्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. बट मिस्टेक में डिपेंड करता है कि ये मिस्टेक फैक्ट की है या लॉ की है, एंड अकॉर्डिंगली वैलिड या वॉइड हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है. तो फ्री कंसेंट में हम बोल रहे हैं व्हेन योर कंसेंट इज नॉट फ्री, दैट इज इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, देन आइदर यू हैव टू एक्सेप्ट इट, या तो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लो या फिर रिजेक्ट कर लो. अगर एक्सेप्ट कर लिया तो इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एंड अगर रिजेक्ट कर लिया तो इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड एग्रीमेंट नहीं है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है. ठीक है, क्लियर है? चलिए साथ में वॉइड एग्रीमेंट्स भी डील कर लेते हैं. वॉइड एग्रीमेंट कब होता है? अगर आपने माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट किया, बाय डिफॉल्ट ये हमेशा से ही वॉइड एग्रीमेंट रहेगा. अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ एग्रीमेंट कर लिया है बिकॉज दे आर नॉट केपेबल पार्टी, सेक्शन नंबर 11 एंड 12. 10 बोल रहा है दैट विच एग्रीमेंट्स टर्न इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, किसी को भी शादी करने से रोका, except if minor is stopped, that is a valid contract. But अगर किसी को शादी करने से रोका, void agreement. Restraint of legal proceeding, if you do not allow me to file a case against you in any court of law and we make an agreement for that, it becomes a void agreement. Restraint of marriage, trace business profession नहीं करने दिया, it becomes void agreement. Uncertain agreement, the certainty is not there, पता ही नहीं है एग्जैक्टली
कि कॉन्ट्रैक्ट में होना क्या है, कब होना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई प्रॉमिस यू टू टीच, और इफ वी बिकम इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट वेर आई प्रॉमिस यू टू टीच मेजर लॉज फॉर एनी स्टेट जुडिशरी, फॉर दैट मैटर दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन अगर हमने एडमिशन के वक्त आपको क्लियर ही नहीं किया, या आपने भी मुझसे नहीं पूछा मैम विद स्टेट जुडिशरी स्पेसिफिक, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन, व्हाट विल बी द फीस, व्हाट विल बी द शेड्यूल ऑफ द क्लास, when is the expected duration of the syllabus getting over, तो सब अनसर्टेनिटी है एग्रीमेंट की, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वॉइड ही रह जाएगा, बहुत लोवेस्ट लेवल पे वो खत्म हो जाएगा एग्रीमेंट. टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, सॉरी इवेंट, कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट होने के लिए अगर हम एग्रीमेंट करें, आई से कि कल अगर चांद वेस्ट से उगा तो आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल माई प्रॉपर्टी. ये इवेंट एंड एक्ट में फर्क है स्टूडेंट्स. इवेंट इज व्हाट, इवेंट इज समथिंग विच इज नॉट इन माई हैंड्स, नेचुरल फोर्सेस उसको गवर्न करती है. बट एक्ट इज व्हाट द पार्टी हैज टू डू इट बट इज नॉट एबल टू डू इट. इम्पॉसिबल कंटेंजेंट इवेंट्स, कंटेंजेंट इवेंट ऐसे जो इम्पॉसिबल है. कंटेंजेंट इवेंट है ना, कंडीशनल, दैट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल. फर्स्ट में बेटा मैं बोल रही हूँ चांद तारे लेके आ जाओ, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट तब होगा जब सन जो है वो वेस्ट से राइज हो जाएगा. अनलॉफुल कंसिडरेशन, consideration is not lawful. Now what is consideration? Consideration means something for something, both the parties must get something for something, that is to say quid pro quo. Quid pro quo. स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत बेसिक रूल है दैट इट डज नॉट अलाउ एनी पार्टी टू टेक अनजस्ट एनरिचमेंट्स. इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपने वेजरिंग एग्रीमेंट किया, क्या किया, वेजरिंग एग्रीमेंट किया, ये भी वॉइड एग्रीमेंट में आएगा. व्हाई? क्योंकि वेजरिंग एग्रीमेंट में हम शर्त लगा रहे हैं. मैं आपको बोल रही हूँ, मैं शर्त लगा रही हूँ आपसे, इंडिया जीती तो मैं आपको 100 रुपए दूंगी, तो इंडिया जीत गई, मैंने आपको 100 रुपए दे दिया, व्हाट डिड आई गेट इन रिटर्न? आई गेट नथिंग, आई एम एट लॉस. तो वेजरिंग एग्रीमेंट में दूसरी पार्टी लॉस पे होती है, इसलिए कभी भी वो अलाउ नहीं किया जाता है. दैट इज द रीजन इट फॉल्स इनटू वॉइड एग्रीमेंट. क्लियर है? अनलॉफुल कंसिडरेशन मतलब एक पार्टी को तो कंसिडरेशन गया ही नहीं, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं. और जहां हम एक्सप्रेसली ये चीज दिख रहा है कि भाई अभी तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, हम इसी चीज के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं कि सिर्फ मैं जीतूंगा और तुम हारोगे, तो हारने वाले एग्रीमेंट हम करते नहीं है. इट अमाउंट्स टू वॉइड एग्रीमेंट. नेक्स्ट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्टिव है हमारा उस कॉन्ट्रैक्ट में आने का, वो लॉफुल है, तुम्हारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. बट अगर डे वन से अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है फॉर विच लॉ पनिशेस यू और कंसिडर्स इट एज एन ऑफेंस, इट बिकम्स वॉइड एग्रीमेंट. क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट. एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ ही चुके हैं, दैट इज ड्यू टू फ्री कंसेंट. जब कोई फ्री कंसेंट नहीं है हम कहेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है. वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? एबलिंग द पार्टी आइदर टू एक्सेप्ट इट और टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट. एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. एंड रिजेक्ट कर लिया तो ये क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. सी द लास्ट पॉइंट ऑफ द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का सेगमेंट, रेप्यूटेशन ऑफ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. तो ये तीनों ही चीजें आपने बहुत अच्छे से समझनी है, चाहे वो वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है. इनके ग्राउंड्स अच्छे से पता होना चाहिए, इनका इफेक्ट क्या होगा आगे ये भी अच्छे से पता हो. ठीक है, चलो जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है ये देखो. इट सेज एग्रीमेंट इज वॉइड इफ इट्स ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज. एक एग्रीमेंट वॉइड है अगर उसका कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट क्या है? फॉरबिडन बाय लॉ है, is of nature that if permitted it would defeat the provisions of law or is fraudulent. The court regards it as immoral or against public policy. कोर्ट भी बोलता है ये immoral है और policy that is public policy के against, और all of these are correct. सबसे पहले तो डिफरेंस समझेंगे हम void consideration में एंड void object में, बिकॉज आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है बताओ ऑन व्हाट ग्राउंड्स void object लिख के आना था, आपने void consideration लिख दिया, देन नंबर कटेगा ना? बिल्कुल कटेगा. सो राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज डी. लेकिन ये सारी चीजें तो होनी चाहिए, बट लिसन टू मी, व्हाट इज void consideration? या मैं कहूं तो कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन मींस समथिंग फॉर समथिंग, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिले. इट इज द बेनिफिट दैट आई रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. For example, I say that I'm going to come to your home to stay as a tenant over there. You said, okay, मैम आप आके रह जाइए.
तो जब मैं आपके घर पे आके रह रही हूँ तो दैट हाउस बिकम्स अ कंसिडरेशन फॉर मी एंड इन रिटर्न दैट अमाउंट बिकम्स कंसिडरेशन फॉर यू। जो भी मैंने आपको नोट दिया, मान लो आपने बोला 5,000 पर मंथ मैम यहाँ का रेंट है, सो दैट अमाउंट बिकम्स कंसिडरेशन फॉर यू। तो फिर ऑब्जेक्ट क्या हुआ? इफ माई ऑब्जेक्ट over or in this contract is to come over there and teach students in this room और conduct an offline class, तो वो हो जाता है ऑब्जेक्टिव। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा एम क्या है, मेरा एंड गोल क्या है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने का, दैट बिकम्स अ ऑब्जेक्टिव। both the parties can have objective or even a single party can have an objective. Okay, क्लियर है? चलो कंसिडरेशन की बात करने से पहले हम बात करेंगे एक वॉइड एग्रीमेंट की। किसकी बात करेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। बिकॉज अगर कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स, वॉइड है, तो हमारा एग्रीमेंट वॉइड बन जाता है। वो एग्रीमेंट डे 1 से 0 है। क्या है? डे 1 से वो एग्रीमेंट 0। और हमें ये क्वेश्चन यही कहना चाहता, दैट इज द रीजन मैंने आपको इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझाया, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? फ्रॉम वेरी बिगनिंग ये वॉइड एब इनिशियो है। क्या है? वॉइड एब इनिशियो है। फ्रॉम वेरी बिगनिंग इट हैज नो इफेक्ट, ऑल्सो इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इनटू कोर्ट ऑफ लॉ। कैन आई गो टू द कोर्ट एंड से सर हमने यहाँ पे ड्रग्स का एक एग्रीमेंट किया, प्लीज आस्क द पार्टी टू परफॉर्म दैट एग्रीमेंट? नो, कोर्ट विल से नो। व्हाई? बिकॉज वो वॉइड एग्रीमेंट है। देखो सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 11 से एग्रीमेंट बाय इनकॉम्पिटेंट पर्सन। अगर पर्सन ऐसा है स्टूडेंट जो कि इनकॉम्पिटेंट है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, उसके साथ बेसिकली ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट विच इज नॉट लीगली एनफोर्सेबल, एंड लीगल एनफोर्सेबिलिटी मींस पार्टी शुड बी केपेबल, फ्री कंसेंट शुड बी देयर। अगर ये चीज नहीं है तो हमारा एग्रीमेंट बाय डिफॉल्ट फ्रॉम डे 1 वॉइड होता है। सो इट सेज इनकॉम्पिटेंट पर्सन मींस व्हाट? माइनर हो गया, माइनर हो गया, अनसाउंड माइंड पर्सन हो गया, एंड डिसक्वालिफाइड बाय लॉ हो गया। ये सब इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लेकिन इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 30 जो कहता है माइनर के साथ भले हम पार्टनरशिप फर्म के लिए या पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट नहीं कर सकते, बट पार्टनरशिप फर्म में वो माइनर बेनिफिट्स के लिए एडमिट डेफिनेटली किया जा सकता है। ओके, सेक्शन नंबर 20, अगर दोनों ही पार्टी मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे हैं, दोनों ही पार्टी को पता ही नहीं है क्या फैक्ट्स हैं। सेक्शन नंबर 23, डोंट वरी, हम सबके चार्ट आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 23, एग्रीमेंट जो कि अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव होल्ड करते हैं, दे आर आल्सो वॉइड एग्रीमेंट्स। सेक्शन नंबर 24, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है पार्ट्स में। क्या है स्टूडेंट्स? पार्ट्स, पार्ट्स में अनलॉफुल है, एक पार्ट लॉफुल है, एक पार्ट अनलॉफुल है, पूरा के पूरा क्या हो जाएगा? अनलॉफुल। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन जनरली वॉइड है, लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है। फर्स्ट कहता है प्रॉमिस इन राइटिंग ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन। मुझे पता था कि माई आंट लव्स मी, so she has made a contract with me in writing that she will give her property, complete property to me, and I'm not paying her anything. No consideration is being paid. So that particular contract is absolutely valid because एक तो writing में है plus natural love and affection पर है। नेक्स्ट, कॉम्पनसेशन फॉर पास वॉलेंट्री एक्ट। एग्जाम्पल हमने बोला था ना कि अगर आपने बी की प्रॉपर्टी फायर से बचा ली या बी को ही फायर से बचा लिया और वो खुश होकर बोलता है दैट ओके आई एम गोइंग टू कॉम्पनसेट यू फॉर द सर्विसेज दैट यू हैव गिवन। तो सर्विसेज तो पहले दी थी, कॉन्ट्रैक्ट आप आज कर रहे हो और आज भी सामने वाला पर्सन आपको कुछ नहीं दे रहा है, इट बिकम्स अ वैलिड कंसिडरेशन, इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड बोल रहा है प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। ऐसा डेट जो टाइम बार्ड हो चुका है, ऐसा डेट जो कि टाइम बार्ड हो चुका है, जिसके लिए अब कोर्ट अलाउ नहीं करता है आपको रेमेडी लाने के लिए। जब वो टाइम बार्ड हो चुका है तो अब वो एग्रीमेंट कैसा होगा स्टूडेंट्स? अब वो एग्रीमेंट वॉइड होने वाला है। क्लियर है ये चीज? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 26। 26 बोल रहा है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। कैन यू स्टॉप समबडी फ्रॉम गेटिंग मैरिड? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज it is a fundamental right under article 21 में fundamental right है which says that no party can be or no person can be deprived of his life and personal liberty, जिसमें कि अपने अधिकार से शादी करना भी एक right of marriage है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 27, दैट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। ट्रेड करने के लिए रोका तो इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स योर
वॉइड एग्रीमेंट। हालांकि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस कि अगर गुडविल सेल की जा रही है, सेक्शन नंबर 11 36 254 55 का 3 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, वेयर वी कैन स्टॉप द पार्टनर, that is outgoing partner, from doing any activity which hampers the goodwill or the profit of the current partnership firm जिसमें वो पहले पार्टनर था। Section number 28, agreement and restraint of legal proceeding. If you plan to stop me from getting any suit against you या criminal case against you in filing in a court, तो फिर वो क्या हो जाता है, void agreement हो जाता है। क्या हो जाता है, void agreement हो जाता है। सेक्शन नंबर 29 किसकी बात करता है, ये बोल रहा है कि देयर इज अनसर्टेनिटी। क्या बोल रहा है, कोई अनसर्टेनिटी, पता ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट हम एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कब करेंगे, इट बिकम्स अ वॉइड एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजरिंग, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लिस्ट भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बिकॉज वन पार्टी इज एट लॉस। और इसके एक्सेप्शन क्या है, हॉर्स रेसिंग, हॉर्स रेसिंग के लिए अलाउड है। एग्रीमेंट कंटेंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसे एग्रीमेंट जो कि कंडीशनल है, हो भी सकते हैं एग्रीमेंट को एनफोर्स और नहीं भी कर सकते हम एग्रीमेंट को एनफोर्स, क्योंकि वो इम्पॉसिबल इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। मैंने बोला चांद सितारे तोड़ के लाओगे तो मैं आपको अपना लैपटॉप दे दूंगी, कैन यू डू दैट, नो, बिकॉज इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। सॉरी, इम्पॉसिबल इवेंट मैं बोल रही हूँ, चांद सितारे अगर धरती पे आ गए तो दैट बिकम्स इम्पॉसिबल इवेंट। एंड agreement to do an impossible act where I am asking you to bring the sun and moon on the earth for me, so that act is impossible because humanly किसी के लिए possible नहीं है उन चीजों को यहाँ पे लाना। reciprocal agreement to do things legal and also to do the other things illegal, आप रेसिप्रोकल एग्रीमेंट कर रहे हो जहां पे एक एग्रीमेंट और दूसरे एग्रीमेंट क्या है, इलीगल है, एक तो लीगल है दूसरा इलीगल है, दैट बिकम्स एन वॉइड एग्रीमेंट। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वो एक वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है। तो ये लिस्ट आपको पूरी के पूरी ध्यान रखनी है वॉइड एग्रीमेंट्स की एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स की, बिकॉज मोर द लिस्ट बेटर इज योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ये थोड़ा इंश्योर करते हुए स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है ये देखिए, इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें से कौन सा क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इट सेज ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट, एब्सोल्युटली ये क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट है, राइट हम पढ़ चुके हैं 68 से 72 में अभी तक। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड्स, दैट इज कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्टूडेंट्स, इसकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो कि एक बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेक्शन नंबर 71, क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट मींस एज मच एज अर्न, जितना आपने अर्न किया है उतना आपको वापस रिटर्न कर देना है, दैट इज नो अनजस्ट एनरिचमेंट्स कैन बी टेकन बाय अ पर्सन हु इज नॉट एंटाइटल्ड टू इट। एंड लास्ट आपको दे रखा है नोवेशन, नोवेशन से स्टूडेंट्स ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज्ड, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो जब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है मतलब हमें ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, दैट इज वी सब्स्टिट्यूटेड विद अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, और न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनते ही ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट लैप्सेस, सो फॉर दैट रीजन नोवेशन इज नॉट अ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, अब अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। A applies to a banker for a loan at a time when there is a stringency in the money market, कब अप्लाई कर रहे हैं, जब मार्केट में पैसा बहुत कम है तब उन्होंने अप्लाई किया। द बैंकर डिक्लाइंस टू मेक द लोन एक्सेप्ट एट अ अनयूजुअली हाई रेट ऑफ द इंटरेस्ट, बैंकर ने बोला सॉरी आपने ऑफर किया है ये एप्लीकेशन के लिए, हम रिजेक्ट कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, रीजन बीइंग दैट पैसे की कमी है और आपको चाहिए तो हम आपको अच्छी खासी बहुत सॉलिड रेट लगाने वाले हैं यहाँ पे इंटरेस्ट की। A accepts the loan on these terms. In this case, the contract is, contract क्या होगा स्टूडेंट्स, वैलिड होगा या void होगा। Financial instability और commercial rise of any prices does not makes your contract void, वो valid रहता है। विशिएट हो जाता है बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, वाज देयर एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, नो, अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए जरूरी क्या है, देयर मस्ट बी अ डोमिनेंट पोजीशन, क्या यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन जैसा कुछ भी था, नहीं था। तो जब डोमिनेंट पोजीशन जैसा यहाँ कुछ था ही नहीं तो हम कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस था, डोमिनेंट पोजीशन नहीं था, ना ही वहां पे कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप था,
तो कंसेंट एब्सोल्युटली फ्री थी, इट वाज अ फ्री कंसेंट. Valid because this is a transaction in a ordinary course of business, not course of business. Okay, yes, absolutely correct. Void because the banker took unfair advantage of stringency. No, he clearly said कि अगर आपको चाहिए लोन तो हम हाई इंटरेस्ट रेट पे देंगे. तो हम भी लेते हैं ना कई बार बैंक से. अब इट इज कंप्लीटली आवर डिस्क्रिप्शन कि हम कौन से बैंक से लेना चाहते हैं. डी बोल रहा है voidable at the option of A who was deceived by the banker. Did the facts anywhere show कि बैंकर का कोई ऐसा इल विल था या इंटेंशन उनका जो था वो मैलिफाइड था इसको डिसीव करने का, चीट करने का? नहीं. सो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. क्लियर है? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Inadequacy of consideration is relevant in determining the question of. हम ये कहते हैं स्टूडेंट्स दैट कंसिडरेशन ऑलवेज हैज टू बी देयर फॉर एन एग्रीमेंट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट टू टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. देयर हैज टू बी अ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मतलब क्या? लीगल एनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए. बट मान लो अगर कंसिडरेशन में मैं अपना 1 करोड़ का घर किसी को बेच रही हूँ, मुझे 1 करोड़ मिल रहा है, उसको मेरा घर मिल रहा है. तो जब आई एम सेलिंग 1 करोड़ का हाउस फॉर 1 करोड़ तो इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन. लेकिन यही 1 करोड़ का घर अगर मैं 10 रुपीज में सेल कर दूं तो विल इट नॉट बी वैलिड कंसिडरेशन? कंसिडरेशन तो वैलिड है. Court considers or the law considers it as a valid consideration. Why it considers as a valid consideration? Because that is the will of the party at whichever rate they want to make the contract happen or execute. लेकिन inadequacy is not a ground to make an agreement void. वैलिड रहेगा. inadequate मैम 1 करोड़ का घर आपने 10 रुपए में बेच दिया, हाँ बेच दिया. लेकिन ये जो inadequacy है ना, इससे कोर्ट एक या मैं कहें कि लॉ एक प्रिजम्पशन निकालता है. जब भी मैटर उनके पास रहेगा लॉ एक प्रिजम्पशन निकालेगा कि मैम आपने 1 करोड़ का घर 10 रुपए में बेच दिया, मतलब शायद आपकी फ्री कंसेंट नहीं थी, मतलब शायद की कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट फ्री नहीं थी. इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन ऑफ फ्री कंसेंट. चलो समझते हैं कंसिडरेशन क्या होता है. पहले कंसिडरेशन समझते क्या होता है. कंसिडरेशन का एग्जाम में कई बार सवाल आता है स्टूडेंट्स. दैट इज कंसिडरेशन पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है. हाँ बिल्कुल होता है क्योंकि डेफिनेशन कहती है, डेफिनेशन खुद कहती है कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट, कंसिडरेशन कैन बी फ्यूचर. 2D defines what is consideration. It says at the desire of the promisor. तो जो क्वेश्चन आता है ना, where does the consideration flows from, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लोगे, इसका डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लोगे, आंसर मिल जाएगा. बिकॉज इट सेज at the desire of the promisor. तो किसके डिजायर पे कंसिडरेशन फ्लो होता है? प्रोमिसर. दैट इज द प्रोमिसर इज गोइंग टू डिसाइड दैट व्हाट द कंसिडरेशन हैज टू बी एंड हाउ मच द कंसिडरेशन हैज टू बी. और कंसिडरेशन आता किसकी साइड से? प्रोमिसी की साइड से आता है. For example, if I am selling my online batch, then I am going to decide the price ना. It will be at my desire. मेरे desire पे आप मुझे जब कुछ देंगे तो वो consideration होगा. तो I will the promiser, I am going to decide it at my desire. You being a promisee will pay the fees to me, and the fees is going to be the consideration. So the consideration is decided by the promiser, and it flows from whom? From the promisee. The promisee or any other person on behalf of the promisee has done or abstained from doing. या तो कुछ कर लिया है या कुछ नहीं किया. दैट इज कुछ करने से खुद को रोक लिया है. दैट इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिसर. डस और abstains from doing, दैट इज अभी की बात कर रहा है, या तो कर रहा है या नहीं कर रहा है या खुद को करने से रोक रहा है. प्रेजेंट कंसिडरेशन. फ्यूचर कंसिडरेशन. प्रोमिसेस टू डू और abstain from doing. या तो प्रॉमिस कर रहा है कि वो ऐसा एक्ट करेगा और abstain कर रहा है खुद को वो चीज करने से, तो दैट बिकम्स अ फ्यूचर कंसिडरेशन. तीनों ही हो सकता है. और फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैंने आपसे एडवांस ले लिया, मान लो 1000 रुपीज एडवांस ले लिया फीस के लिए, तो यू हैव ऑलरेडी डन, मेरे डिजायर पे यू हैव ऑलरेडी गिवन मी 1000 रुपीज इन एडवांस, सो इट बिकम्स अ पास्ट कंसिडरेशन फॉर मी. प्रेजेंट, जैसे ही मैंने क्लास दी आपने मुझे पैसा दिया. फ्यूचर कंसिडरेशन, जहां मैंने आपको पहले क्लास दे दी एंड यू सेड दैट इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू पे यू द कंप्लीट मनी वंस द सिलेबस गेट्स ओवर. सो यू हैव प्रॉमिस टू डू समथिंग इन फ्यूचर जिसका प्रॉमिस आज आप कर रहे हो मुझसे. क्लियर है? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन. कंसिडरेशन को लेके अगर स्टूडेंट्स हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेरेक देखें तो बहुत चुनिंदा चीजें दे रखी है उन्होंने और काफी सारी चीजें मिस आउट भी हो रखी है.
इसलिए हमें कंसिडरेशन के कुछ एसेंशियल समझने हैं, जहां पे सबसे पहले ये बोल रहा है कंसिडरेशन के एसेंशियल में आता है इट इज टू बी गिवन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। हाँ की ना, एब्सोल्युटली। प्रोमिसर के डिजायर पे हमें कंसिडरेशन देना है, देख लो, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। इट इज टू बी गिवन बाय हूम? इट इज टू बी गिवन बाय प्रोमिसी। प्रोमिसी और अदर पर्सन इज गोइंग टू गिव यू द कंसिडरेशन। थर्ड बोल रहा है मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट हो सकता है कंसिडरेशन, प्रेजेंट हो सकता है या फ्यूचर हो सकता है। डेफिनेशन खुद बोला, तो डेफिनेशन में से ही तीन एलिमेंट्स हमने निकाल लिए, फोर्थ एलिमेंट होता है इट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू। कुछ वैल्यू का होना चाहिए, वो 1 रुपया भी हो सकता है, बिकॉज इवन 1 रुपी हैज अ वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। ये तो हमें कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट से ही पता चल गया था, जहां पे प्रशांत भूषण जी पर सिर्फ 1 रुपी का फाइन इम्पोज किया गया था। Some value, that means you can add a fifth point, that means consideration may be inadequate as well। ये inadequate भी हो सकता है। क्लियर? चलिए जी, तो जब कंसिडरेशन की बात कर ही ली है, तो सेक्शन नंबर 23 जो कि आपको बोलता है लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है, बिकॉज लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट नेसेसरी है टू मेक एन एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल। लीगली एनफोर्सेबल बनाने के लिए एक एग्रीमेंट में लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। कंसिडरेशन मीन समथिंग फॉर समथिंग, जिसको हम क्विड प्रो क्यों कहते हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट मीन्स अल्टीमेट गोल, रीजन और एम फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉफुल तब होगा जब ये 5 चीजें उसमें नहीं है। इससे ज्यादा भी हो सकती है इन केस इफ यू फाइंड मोर अकॉर्डिंग टू द लैंडमार्क जजमेंट्स, बट एज पर सेक्शन नंबर 23 ये चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ। लॉ ऐसे कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट को मना ना कर दे दैट दिस इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। मतलब ड्रग्स का अगर मैं आपको कंसिडरेशन दूं, इमोरल ट्रैफिकिंग का कंसिडरेशन दूं, तो दैट इज नॉट वैलिड। सेकेंड इज डिफेक्ट, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। अगर कोई लॉ का प्रोविजन, लॉ क्यों बनाया जाता है, या लॉ का कोई प्रोविजन है जो कि प्रिकॉशनरी नेचर है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, लेकिन वही चीज करने के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो लॉ बना उसका प्रोविजन डिफीट हो गया ना, उसका एम डिफीट हो गया, उसका ऑब्जेक्टिव डिफीट हो गया है। थर्ड बोल रहा है इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड कमिट करने के मंशा से अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, तो हम बोलेंगे दैट वहां पे लॉफुल कंसिडरेशन या लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। फ्रॉड कैसे? मान लो मुझे आपने फीस में खोटे नोट दे दिए, है ना, काउंटरफीट नोट्स दे दिए, तो दैट बिकम्स फ्रॉडुलेंट। फोर्थ इज it implies injury to a person or property of another. If I contract with a person whereby I ask him to commit a murder of a person, तो उस दूसरे पर्सन का मर्डर हुआ, इंजरी हो रही है, नुकसान हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी को, क्या हो जाएगा? अनलॉफुल कंसिडरेशन। इट माइट गिव रिलीफ टू माई हार्ट, बट इट कैन नॉट बी अ वैलिड कंसिडरेशन। ऑब्वियसली इट विल नॉट गिव रिलीफ टू माई हार्ट, बिकॉज मॉरली एथिकली गलत है टेकिंग लाइफ, समबडीज लाइफ, है ना। कहते हैं कि जब प्रकृति के निर्माण में आपका हाथ नहीं है, तो प्रकृति के द्वारा किसी भी निर्मित चीज का आप विनाश भी नहीं कर सकते, राइट, वरना प्रकृति पूरी बिगड़ जाएगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है, उसके ऑपोजिट है, तो वो कंसिडरेशन, वो ऑब्जेक्टिव वैल्यूएबल नहीं है, या हम कहें कि अनलॉफुल है। ठीक है, क्लियर है? चलो जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? P, a wholesale dealer in a sugar sells sugar to Q, Q को sugar sell करता है, with the condition that Q shall not sell the sugar beyond 1 kilometer and P's go down। ये P का पूरा एरिया, मान लो ये P का गोडाउन है, ठीक है। P ने शुगर दिया किसको? Q को शुगर दे दिया, होलसेल डीलर है, उसको शुगर दे दी। ये बोला कि लिसन, तुम कहीं पर भी मेरे पूरे गोडाउन में तुम कहीं पर भी शुगर सेल नहीं करोगे। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? एब्सोल्युटली इट इज वॉइड। इट इज वॉइड। व्हाई? बिकॉज वो आपको सेल करने से रोक रहा है, सेल करने से रोक रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है। मतलब क्या? आप एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड कर रहे हो, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं। अगर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड हुआ तो इट विल अमाउंट टू अ वॉइड एग्रीमेंट। व्हाट विल इट अमाउंट टू? इट विल अमाउंट टू अ वॉइड एग्रीमेंट। The agreement is valid without free consent,
in restraint of trade and thus void or voidable at the option of P. It is in restraint of trade and thus void. क्या बना? void agreement बना. and void agreement में parties को option मिलता है क्या accept करने का या reject करने का? No, they get the option in case of voidable contracts, not in case of void agreements. ये तो starting से void ab initio है. It is from very beginning void ab initio. यहाँ parties का कोई right नहीं बनेगा students. Clear है? आगे चले. चलो जी क्वेश्चन नंबर 10 के आगे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 11. In determining the damages for breach of contract, which of the following is taken into account? क्या क्या अकाउंट में लेंगे? स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 73, 74, 75 की, तो वो बात करता है कि whenever any breach of contract is done whereby due to that breach any party suffers any loss, injury or damage, then the opposite party, that is the breaching party, has to or is entitled to provide damages to the suffering party. Damage means the loss and injury. Damages means the compensation. The difference between the word compensation and fine. Fine basically criminal law में भी दिया जाता है. And fine is a form of punishment. हाँ की ना? IPC में form of punishment में पढ़ते हैं हम. Form of punishment में पढ़ते हैं crime को. जब हम बोल रहे हैं कि फाइन को हमने पनिशमेंट की कैटेगरी में डाला है, तो फाइन कौन कलेक्ट करता है? इट गोज टू द स्टेट. स्टेट कलेक्ट्स इट. ये स्टेट ट्रेजरी में जाता है, जबकि कॉम्पनसेशन गोज टू द विक्टिम. व्हाई डू वी गिव कॉम्पनसेशन? कॉम्पनसेशन बोल दूं या डैमेजेस बोल दूं? इट इज वन एंड द सेम थिंग. डैमेजेस सिविल लॉ में मिलता है, कॉम्पनसेशन क्रिमिनल लॉ में मिलता है. सुनो अच्छे से. हम ये बोल रहे हैं कि विक्टिम को हम ये कॉम्पनसेशन क्यों दे रहे हैं या डैमेजेस क्यों दे रहे हैं सिविल लॉ में? इन ऑर्डर टू रिस्टोर दैट विक्टिम इनटू बैक इनटू दैट पोजीशन in which it would have been had that damage not been caused to the victim. So while determining damages, what is to be considered? Motive, indirect loss. Indirect is the remedial loss जो कि हम दूर दूर तक देख ही नहीं पाते, वो foreseeable नहीं है, right? Remoteness of the damages. Means or remedying the inconvenience caused by the non-performance. So non-performance की वजह से क्या क्या नुकसान उनको हुए हैं स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ वो देखना है, मोटिव नहीं देखा जाता है. इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत, ए भी गलत. एंड इनडायरेक्ट लॉसेस भी स्टूडेंट्स यहाँ कंसिडर नहीं किए जाते. वी विल बी लायबल ओनली इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ द लॉसेस आर सच विच आर डायरेक्ट. इसीलिए इसके केस में एक बहुत लैंडमार्क केसेस, दैट इज हेडले वर्सेस बिग्जैंडल, क्लियर बोला है that if you are claiming the special loss or the indirect loss, आप claim कर रहे हो, तो the mandatory provision is that the breaching party must be aware about the facts. क्या आपने उस particular party को facts के बारे में बताया? क्या उस particular party को आपने facts के बारे में बताया that any such loss is going to happen if you do not perform the contract on the time? No, it was not informed. Clear? So that is question number 11. Moving on to question number 12, students. It says, इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, मतलब ये पोस्टल रूल्स की बात कर रहा है, दैट इज एब्सेंटीज की बात कर रहा है. एट व्हाट पॉइंट द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर. किसकी बात कर रहा है? प्रपोजर की. हमने स्टूडेंट्स ये पढ़ा है सेक्शन नंबर स्पेसिफिकली 345 अगेंस्ट टू पीपल. एक तो है अगेंस्ट प्रपोजर और दूसरा है अगेंस्ट द एक्सेप्टर. प्रपोजर के अगेंस्ट मतलब प्रपोजर कब बाइंड हो जाता है, एंड एक्सेप्टर के अगेंस्ट मीन एक्सेप्टर कब बाइंड हो जाता है. बाइंड हो जाने का मतलब नाउ दे कैन नॉट रिवोक द ऑफर. प्रपोजर ऑफर रिवोक नहीं कर सकता, एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं कर सकता. प्रपोजर कब बाउंड हो जाता है? व्हेन लेटर इज पुट इन ट्रांजिशन so as to be out of the power of acceptor. and acceptor bound कब हो जाता है? when the letter of acceptance comes to the knowledge of proposer. प्रपोजर के नॉलेज में जब वो एक्सेप्टेंस का लेटर आ जाए, तब हम कहेंगे कि एक्सेप्टर इज लायबल. चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं, कई बार इजीली समझ नहीं आता है. अच्छा चलो, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा? हमसे क्वेश्चन पूछा एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट एट व्हाट टाइम द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर. कब होता है? व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन
so as to be out of the power of the acceptor, as it is हमने भी वही line लिख दी, because that is the language of the parent. When the letter of acceptance has been written, no. When the letter of acceptance has been received, अगर उससे रिसीव हो गया तो यहाँ पर तो एक्सेप्टर लाइबल होगा, और यहाँ पर भी नहीं होगा बेसिकली, वो तो जब उसके नॉलेज में आएगा, जब उसने रीड कर लिया प्लस उसके दैट इज प्रपोजर के नॉलेज में आ गया, तब यहाँ बाइंड कौन होगा, एक्सेप्टर बाइंड हो जाएगा, और यहाँ हम कहेंगे दैट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। सुनो अच्छे से, ये आपका चार्ट दे रखा है। जब आप सेक्शन नंबर 4 पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं स्पेसिफिकली, जब आप सेक्शन नंबर 4 पढ़ते हैं तो आपके सामने ये सारी पिक्चर आती है, और ये सारी पिक्चर आए मतलब कि हमें ये सेगमेंट बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एंड सिचुएशन बेस्ड आ जाएंगे। 3 चीजें होती है, एक होता है प्रपोजल, एक होता है एक्सेप्टेंस, एक होता है रिवोकेशन। प्रपोजल मतलब ऑफर रखना। अगर मैं आपके सामने कोई ऑफर रखूंगी तो आपको सपने में तो नहीं पता चलेगा ना कि मैम ने कोई ऑफर रखा है। व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे आप उस वक्त? जाहिर सी बात है, आई हैव टू कम्युनिकेट द ऑफर, आई विल कम्युनिकेट द ऑफर, ओनली देन यू आर गोइंग टू गेट द नॉलेज अबाउट द ऑफर, सो आई हैव टू कम्युनिकेट। प्रपोजल कम्युनिकेट कब हो जाएगा, मैं प्रपोजल बोलूं या ऑफर, कम्युनिकेट कब हो जाएगा? व्हेन इट कम्स टू योर नॉलेज, when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, can I say promisee, can I say offeree? हाँ जी, I can, offeree भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो अब आपकी क्या ड्यूटी बनेगी, आप उसको एक्सेप्ट करोगे। अगर आपको ऑफर अच्छा लगा तो आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे? तो अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगी? पहला, मेरे अगेंस्ट। अगर आपने लेटर भेज दिया तो मैं कब बाउंड हो जाऊंगी? जैसे ही आपने लेटर वहां से पोस्ट किया, when it is put in course of transmission to him मतलब प्रपोजर के लिए जब वो लेटर आप लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, आई एम बाउंड, मतलब अब मैं मना नहीं कर सकती कि सॉरी मैं ऑफर नहीं दे रही आपको, बिकॉज ऑफर भी कैंसिल किया जा सकता है ऑफरर के द्वारा या प्रोमिसर के द्वारा, दे आर वन एंड सेम पार्टी। ओके, अगेंस्ट एक्सेप्टर, आपने एक्सेप्ट किया तो आप कब बाइंड हो जाएंगे? व्हेन इट कम्स टू माय नॉलेज, व्हेन इट कम्स टू प्रपोजर्स नॉलेज। क्लियर? एट द सेम टाइम रिवोकेशन भी किया जा सकता है, रिवोकेशन प्रपोजल का भी किया जा सकता है, रिवोकेशन एक्सेप्टेंस का भी किया जा सकता है। तो अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, अगर रिवोकेशन प्रपोजल का है या एक्सेप्टेंस का है, तो उसके अगेंस्ट जो ऐसा प्रपोजल का रिवोकेशन कर रहा है या एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कर रहा है, उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट हो जाएगा? व्हेन इट इज पोस्ट एंड ट्रांसमिशन। एंड अगेंस्ट पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसके विरुद्ध हम ऐसा रिवोकेशन कर रहे हैं प्रपोजल का या एक्सेप्टेंस का, व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, जब उसे पता चलेगा तब वो बाइंड होगा। एंड सेक्शन नंबर 5 आपको बताता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस का टाइम। एग्जैक्टली वो कौन सा टाइम होगा जब हम प्रपोजल या एक्सेप्टेंस को स्टूडेंट्स रिवोक कर सकते हैं? तो यहां बोला प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ हिज एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर। प्रपोजर के विरुद्ध, प्रपोजर के विरुद्ध ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो तब, एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इससे पहले कि वो अपना एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस दे, उससे पहले प्रपोजर अपना प्रपोजल रिवोक कर सकता है। एंड एक्सेप्टेंस कब आप रिवोक कर सकते हो? इससे पहले कि आपकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन वहां पहुंचे, उससे पहले अपने एक्सेप्टेंस को क्या कर सकते हैं? रिवोक कर सकते हैं। देखो इन 2 डायग्राम्स में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, मिस्टर ए ने क्या किया? ऑफर को कम्युनिकेट किया, दैट इज ऑफर को निकाला। कब निकाला? 1 जनवरी को ऑफर भेजा, इसके पास ऑफर पहुंचा कब? मिस्टर बी कौन है स्टूडेंट्स? ऑफरी है। मिस्टर ए कौन है? ऑफरर है। इसके पास पहुंचा कब? 4 जनवरी को पहुंचा। इसने 2 दिन का समय लगाया स्टूडेंट्स, और उसके बाद एक्सेप्टेंस भी तो भेजेगा ना। तो कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हुआ? ऑफर का 4 जनवरी को कंप्लीट हो गया। लेकिन अब ये मिस्टर बी क्या भेजेगा? ये एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन भेजेगा ना। आपने सोच लिया कि चलो ठीक है मैम का बैच परचेज करेंगे, 2 दिन बाद मैम को बताना चाह रहे हो आप, तो आपने 6 जनवरी को, ध्यान रखना ये 2 डेट्स, आपने 6 जनवरी को लेटर पोस्ट कर दिया। ये पोस्ट ऑफिस था, इसमें जाके आपने यहाँ पे लेटर पोस्ट कर दिया। लेटर पोस्ट कर दिया मतलब क्या? लेटर पोस्ट कर दिया मतलब यहाँ पे अब मैं बाउंड हो जाती हूँ 6 जनवरी को, जिस दिन आपने लेटर पोस्ट कर दिया। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिस्पैच्ड ऑन 6 जनवरी। अब इट डजंट मैटर वो लेटर किस दिन मेरे पास पहुंच रहा है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मिस्टर ए दैट इज ऑफरर कब बाउंड हो जाता है? 6 जनवरी को, जिस दिन आपने लेटर वहां से भेज दिया एक्सेप्टेंस का। ऑन दी अदर हैंड
ऑफरर कब बाउंड हो जाता है? ऑफरर बाउंड हो जाता है 10th जनवरी को, जब उसके पास लेटर पहुंचता है, तभी तो उसके नॉलेज में आएगा ना। सॉरी, ऑफरर नहीं, एक्सेप्टर। एक्सेप्टर बाउंड हो जाता है, क्योंकि अब हमने रिश्ता भेज दिया, अब हमने बोल दिया कि हाँ मैम हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमने यहाँ तैयारी शुरू कर दी। सो जिस दिन ऑफरर को एक्सेप्टर का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाए, उस दिन हम कहेंगे दैट नाउ एक्सेप्टर इज ऑल्सो बाउंड। सो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव बाय द ऑफरर ऑन 10 जनवरी, इसको मिलता 10 जनवरी को है, बाउंड ये 10 जनवरी को होता है, और ये बाउंड हो जाता है 6 जनवरी को। 6 जनवरी को जब इसने लेटर वहां भेजा, वो बाउंड हो जाता है। लेटर यहां से डिस्पैच हो गया, तब वो बाउंड हो जाता है, और ये जब रीड कर ले उस दिन ये बाउंड हो जाता है। ये बाउंड हो जाता है जिस दिन मिस्टर ब्लू, मिस्टर ए क्या कर ले, रीड कर ले उस पर्टिकुलर चीज को, उसके नॉलेज में आ जाए, उस दिन एक्सेप्टर बाउंड हो जाता है, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि हम खुश हैं, हम बैच ले रहे हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, कब कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स? अगेंस्ट ए के अगेंस्ट में, दैट इज द एक्सेप्ट सॉरी प्रपोजल ऑन 6 जनवरी, एंड नाउ ए कैन नॉट विड्रॉ हिज ऑफर। अब वो अपना ऑर्डर ऑफर जो है विड्रॉ नहीं कर सकता, जो कि उसने 1 जनवरी को भेजा था। अगेंस्ट बी, दैट इज ऑफरी ऑन 10th जनवरी। 10th जनवरी को ये बाउंड हो जाता है। नाउ बी कैन नॉट विड्रॉ द एक्सेप्टेंस। अब भी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने 6 को लेटर भेज दिया, 10 को उसके पास पहुंच गया। अगर तुम्हें विड्रॉ करना ही था तो तुम 10 से पहले कर लेते। एंड मिस्टर ए, अगर तुम्हें वाकई ऑफर को रिजेक्ट करना था, तुम्हें ऑफर को रिवोक करना था, क्योंकि रिजेक्ट तो एक्सेप्टर करता है, अगर तुम्हें करना ही था तो तुम 6 जनवरी से पहले पहले कर लेते, जब मिस्टर बी दैट इज एक्सेप्टर या ऑफरी लेटर को एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर रहा था, उससे पहले पहले अगर तुम्हें ऑफर का लेटर रिवोक करना था तो तुम कर सकते थे मिस्टर ए। क्लियर है? समझ आया? तो ये जो बाउंड कहते हैं, या हम कहते हैं ना इसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट, इसका सिंपल मतलब यही है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अब कब पार्टी जो है वो रिवोक नहीं कर सकती या मना नहीं कर सकती है। क्लियर है? अंडरस्टूड? चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है दैट अ पर्सन हु फाइंड्स द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी। ऐसा पर्सन जो गुड्स को फाइंड आउट करता है और वो अपनी कस्टडी में उसको लेता है, इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ऑफ बेलर, इंडेमनिटी, एजेंट और बेली। किसके बराबर उसकी जिम्मेदारी है स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली बेली के बराबर। दैट इज फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, इट इज फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की बात कर रहा है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। क्लियर है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है। इट सेज A contracts to sing for B at a concert for rupees 50,000 which are paid in advance. इन्हें बोला I'll sing at your place and now advance भी ले लिया 50,000. A is too ill to sing on the day of concert. The consequence is impossible हो गया ना उसके लिए गाना गाना। अब क्या हो गया उसके लिए? उसके लिए गाना गाना इम्पॉसिबल हो चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट का अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। बोल रहा है A is bound to make compensation to B for the loss of the profit which B would have made if A had been able to sing. सिर्फ उन्होंने इतना बोला कि वहां पे गाने गाने का प्रॉमिस किया, कोई भी अदर फैक्ट्स आपको बताई नहीं गई है लॉस वगैरह के बारे में। A is bound to refund to B rupees 50,000 paid in advance. Unjust enrichment नहीं ले सकते, absolutely correct. A can be forced to sing, obviously never ever a person can be forced to perform ऐसा contract which is based on skill. Why? Because ये personal qualification के contracts हैं students, and personal qualification के contracts कभी भी हम enforce नहीं कर सकते हैं। ये हमारा SRA भी बोलता है। So option number C is absolutely incorrect. A is bound to refund that money out of rupees 50,000 that he has not spent. कि 50,000 में से जो पैसे खर्च नहीं किए हैं वो यहाँ पे रिटर्न कर दे। नहीं, पूरा के पूरा 50,000 रुपए उसको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोल रहा है। इट सेज a person reciprocally promises firstly to do certain things which are legal and secondly under specified amounts to do certain
अदर थिंग्स विच आर इलीगल। तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में क्या किया, जहां पे P1 एंड P2 है, एक प्रॉमिस में ये बोला गया है कि आपको कोई लीगल एक्ट करना है, और दूसरे में बोला गया है कि आपको कोई इलीगल एक्ट करना है। क्या करना है? आपको कोई इलीगल एक्ट करना है, टू डू सर्टन थिंग्स विच आर लीगल एंड टू डू सर्टन थिंग्स विच आर नॉट लीगल, विच आर इलीगल। देन दैट केस, क्वेश्चन नंबर 15 में फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज वो लीगल है, एंड सेकेंड इज वॉइड। दूसरा कैसा हो गया स्टूडेंट्स? वॉइड हो गया। क्यों हो गया वॉइड? बिकॉज वो इलीगल है। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, लेकिन बाकी के दूसरे ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। इट सेज फर्स्ट ऑफ द प्रॉमिस इज वॉइडेबल। वॉइडेबल तो होगा ही नहीं, बिकॉज फ्री कंसेंट की बात ही नहीं है यहाँ पे। बट द सेकंड सेट इज void एग्रीमेंट। सेकंड सेट एब्सोल्युटली void एग्रीमेंट है, फ्रॉम डे वन इट इज void ab initio। लेकिन फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट एक void, सॉरी फर्स्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज लीगल वहां पे था ना, लीगल थिंग थी वहां पे। entire set of promises is void? No. entire set of promises valid? No. when it is in parts and it can be separated, तो फिर आपका ये मामला रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, चलो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते क्या। सबसे पहले तो ये देखो, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के मतलब में या डेफिनेशन में क्या प्रैक्टिकली हम इसको चीज सेटअप कर सकते हैं? कर सकते हैं, समझो कैसे। मेरा ये कहना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में स्टूडेंट्स दो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं। मेरा कहना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में दो प्रोमिसेस होते तो हो गए ना रेसिप्रोकल प्रॉमिस। P1 भी होता है एंड P2 भी होता है हर कॉन्ट्रैक्ट में। मैंने बोला दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू नोट्स, मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी। एंड एट द सेम टाइम आपने मुझे क्या प्रॉमिस किया कि मैम हम आपको फीस दे देंगे। क्या प्रॉमिस किया? दैट यू आर गोइंग टू पे मी द फीस। आपने फीस पे करने का प्रॉमिस किया, मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में हो गए ना दो प्रॉमिस, क्योंकि मेरे लिए फीस वो कंसिडरेशन है, आपके प्रॉमिस से आने वाली फीस वो कंसिडरेशन है, एंड आपके लिए नोट्स के थ्रू आने वाली जो कंसिडरेशन है, नोट्स जो आने वाले हैं मेरे प्रॉमिस के अंतर्गत, वो आपके लिए कंसिडरेशन है। सो एवरी वन कॉन्ट्रैक्ट हैज टू प्रॉमिसेस, दैट इज टू से रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल मतलब, रेसिप्रोकेट मतलब क्या हो गया? दैट यू आर रिस्पॉन्डिंग बैक। अगर मैं P1 परफॉर्म करूंगी तो ही तो आप P2 परफॉर्म करोगे। मैं अगर आपको नोट्स दूंगी तो ही तो आप मुझे फीस दोगे, एंड P2 मींस जब आप मुझे फीस दोगे तभी तो ना मैं आपको नोट्स दूंगी। दैट इज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। सो प्रोमिसर तब तक बाउंड नहीं है परफॉर्म करने के लिए अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमिसी इज रेडी एंड विलिंग। जब तक रेसिप्रोकल प्रोमिसी रेडी एंड विलिंग नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तब तक हमारा प्रोमिसर पे नहीं करेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज 52, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का ऑर्डर क्या होगा? परफॉर्मेंस का, किस तरीके से हमें परफॉर्म करना है, सीक्वेंस क्या होगा? अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस आपने एक्सप्रेस कर रखा है तब तो ये अकॉर्डिंग टू ऑर्डर हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैंने बोल रखा है ओके फाइन, पहले मैं गुड्स भिजवाऊंगी, उसके बाद आप हमें अमाउंट ऑनलाइन पे करेंगे, तो पहले मैं आपको गुड्स भिजवा दूं, फिर आप ऑनलाइन पे कर दो। लेकिन अगर ऑर्डर मेंशन्ड नहीं है, इम्प्लाइडली है, बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज ही समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या ऑर्डर रहेगा, क्या सीक्वेंस में हमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने, पहले P1 करें कि P2 करें। देन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट इज मेंट बाय नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज द मैटर ऑफ फैक्ट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जब हम ऑनलाइन परचेज करते हैं ना कुछ भी चीज, तो ऑप्शन आता है आपके पास कि आप कौन सी, किस तरीके से पे करवाना चाहते हैं, कैसे अमाउंट जो है वो पे करेंगे। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं तो एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया ना कि पहले आप चीज लेके आइए फिर हम पैसे देंगे। ठीक है, वहीं पर स्टूडेंट्स जब हम किसी शॉप पर जाते हैं तो पहले भैया सामान देते हैं, पहले वो बिल बनाते हैं, पहले वो हमें चीज डिलीवर करते हैं, उसके बाद हम पैसा देते हैं। तो दैट मींस शॉपकीपर हैज टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म आवर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वी आर गोइंग टू गिव हिम द फीस। क्लियर है? नेक्स्ट इज 53, लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग एन इवेंट। अगर कोई पार्टी वो इवेंट होने से रोकने की पूरी कोशिश कर ले जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable, प्लस कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हो। ये कॉन्ट्रैक्ट था कि मैम आप यूएसए जाएंगे ना तो आपको हम लोग 10,000 रुपीज देंगे। नाउ यू used all the possible ways in order to stop me from going to USA. You seized my passport, you seized my visa for that matter. I'm not able to go. You prevented me from performing that part जिससे कि contract हो सकता था, effect में आ सकता था. Now the contract becomes voidable
plus I can claim compensation from you. Section number 54 जो बोल रहा है इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी परफॉर्म फर्स्ट. अरे कॉन्ट्रैक्ट कौन सा परफॉर्म करना है पहले? अगर कॉन्ट्रैक्ट दैट इज टू से प्रॉमिस फर्स्ट परफॉर्म करना है पहले, तो पहले वो परफॉर्म करो, क्योंकि ये P2 इस पे डिपेंड करता है. आपने बोला कि मैम देयर सर्टेन ग्लासेस व्हिच वी वांट टू बी फ्रेम्ड प्रॉपर्ली, व्हिच वी वांट टू बी पैक्ड प्रॉपर्ली. मैंने बोला ठीक है, हो जाएगा. तो अब ग्लासेस तो प्रोवाइड करो पहले मुझे, बिकॉज मेरा परफॉर्मेंस ऑफ पैकिंग दोस ग्लास डिपेंड्स अपॉन व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोवाइड मी विद दोस ग्लासेस. तो आप जब तक मुझे वो ग्लासेस मेरे यहाँ पे नहीं पहुंचाओगे, हाउ विल आई पैक दोस ग्लासेस? आई वोंट बी एबल टू पैक दोस ग्लासेस. सो इन each reciprocal promise, one promise depends on performance of another promise and promiser of the last promise fails. अगर आप प्रॉमिस करने में फेल हो गए, दैट इज परफॉर्म करने में फेल हो गए, मुझे क्लासेस नहीं दिया, तो मैं पैकिंग नहीं करूंगी. in then such then in such a situation promiser cannot claim performance of a reciprocal promises and must compensate the other party. तो आपने यहाँ पे compensate करना पड़ेगा मुझे, बस यही कहना चाह रहा है. क्लियर है? P1 में क्या बोला कि हम पैकिंग करेंगे ग्लासेस का. P2 ने बोला ओके फाइन, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द ग्लासेस. कांच का बॉटल है मान लो. अब मेरा जो पैकेजिंग है वो डिपेंड करता है ना कि आप मुझे ग्लासेस कब दोगे. So A is promiser 1, B is promiser 2. So P1 depends on P2. So P2 should be performed first. और अगर P2 पहले परफॉर्म नहीं किया है मिस्टर B ने, अगर P2 परफॉर्म नहीं किया है मिस्टर B ने, then A से वो परफॉर्मेंस P1 का क्लेम नहीं कर सकता. अगर आपने मुझे क्लासेस प्रोवाइड नहीं की है, तो आप ये मुझसे क्लेम नहीं कर सकते कि मैम प्लीज यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कीजिए या फिर हमें पैकेजिंग करके दीजिए गुड्स की. नहीं हो सकता ना. क्लियर है चीज? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है इफ द कॉम्पनसेशन टू बी पेड ऑन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव डैमेज, इट इज नोन एज. कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमें उस प्रोस्पेक्टिव डैमेजेस का ऑलरेडी प्री एस्टिमेट हमने कर लिया है. प्री एस्टिमेट मतलब इट इज अ लिक्विडेटेड वन. हम ऑलरेडी इसको क्या कर चुके हैं स्टूडेंट्स? लिक्विडेट कर चुके हैं. एंड जहां पे हमारे डैमेजेस को हम एफिक्स नहीं करते हैं, डिसाइड करके नहीं रखते, दे आर कॉल्ड एज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. सो इट इज अ लिक्विडेटेड डैमेजेस. सो इसी बात पे स्टूडेंट्स हम सेक्शन नंबर 74 एंड 75 अच्छे से समझेंगे. 73 ने क्लियर बोल दिया कि अगर कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ही हैज टू पे द पेनल्टी. उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, उसको पेनल्टी इन द सेंस डैमेजेस पे करने पड़ेंगे. लेकिन 74 ये बोल रहा है कि जब आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें कॉम्पनसेशन वेयर कॉम्पनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, जहां पेनल्टी डिसाइड कर रखी है आपने, एंड उसमें जो पेनल्टी डिसाइडेड है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन कर रखा है कि आपको कॉम्पनसेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी देना है. तो पेनल्टी देना है मतलब वो रीजनेबल कॉम्पनसेशन दीजिए. जो अमाउंट उसमें मेंशन कर रखा है उससे एक्सीड नहीं करेगा. लेकिन अगर लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं तो पे कॉम्पनसेशन एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट. जितना कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पनसेशन प्रोवाइडेड है उतना. एंड जो पेनल्टी है स्टूडेंट्स, जो अमाउंट हमने मान लीजिए 50 लाख बोला कि आपको पेनल्टी लगेगी. पेनल्टी मींस व्हाट? इट इज अ टाइप ऑफ अ फाइन की कैटेगरी का. पेनल्टी मींस इट इज नेम्ड एज पेनल्टी, इट लुक्स लाइक डैमेजेस, बट रादर इट्स इफेक्ट सीम्स लाइक अ पनिशमेंट. जहां पे आपको ये लग रहा है कि वो इतना सॉलिड पनिशमेंट दिया गया है दैट नाउ इट इज वेरी बर्डनसम. सो 50 लाख का वहां तक रीजनेबल कॉम्पनसेशन हो सकता है, लेकिन इस अमाउंट को एक्सीड नहीं करेगा. एंड मान लो लिक्विडेटेड डैमेजेस में बोला कि मैम 1 लाख या 50,000 आपको देना अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो, सो दैट इज रीजनेबल. वो जितना मेंशन्ड है कॉम्पनसेशन उतना तो देना ही देना है. बट पेनल्टी मींस एक मैक्सिमम लेंथ लगा रखी है आपने, एक मैक्सिमम एक्सटेंड लगा रखा है जहां तक आप वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करने के लिए आप पनिश कर सकते हो किसी पर्सन को इन द फॉर्म ऑफ imposing damages on him and collecting the damages in form of penalty. 75 बोलता है वो पार्टी जो कि राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करती है वो भी एंटाइटल्ड है कॉम्पनसेशन के लिए. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है एंड मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करती हूँ, कैंसिल कर रही हूँ, कॉल ऑफ कर रही हूँ वापस, दैट मींस द कॉन्ट्रैक्ट इज नो मोर ओपन टू बी परफॉर्म्ड नाउ, देन इन दैट केस व्हेन आई एम राइटफुली कैंसिलिंग इट आई एम आल्सो एंटाइटल्ड फॉर द कॉम्पनसेशन for any damage suffered by him due to non-performance of the contract. Non-performance is done by the breaching party. Clear है?
टाइप्स ऑफ डैमेजेस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज एट टाइम्स टाइप्स ऑफ डैमेजेस का नाम दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है बताओ ये कौन से टाइप का डैमेजेस है। सो फर्स्ट इट सेज जनरल डैमेजेस। हमें जनरल डैमेजेस के लिए पे करना पड़ेगा, हाँ कि ना? जनरल डैमेजेस में जितना नुकसान हुआ उतना पे कर दो। दैट मीन्स ये थोड़ा सा हम कहें तो एस्टिमेटेबल है। इट नेचुरली अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 73, जो बोलता है नेचुरल लॉस एज वेल एज प्रोबेबल लॉस। तो नेचुरली जितना उसकी वजह से हुआ है उतना। स्पेशल डैमेजेस मतलब एक नुकसान की वजह से एडिशनल या कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज और हुआ है, that becomes special damages. Damages arise due to unusual circumstances. वो circumstances हमारे हाथ में नहीं थे, और यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे हेडले वर्सेस बिग्जैंडल का केस, which said that in case if you want to claim special damages, you have to let the party know कि ये हमारा प्रॉपर जो है ऐसा जो है आगे नुकसान हो सकता है, सो प्लीज बी अवेयर दैट यू डू नॉट कमिट एनी सच ब्रीच। अगर किया तो इस लॉस की वजह से जो एडिशनल लॉस हुआ, यू विल बी लाइबल फॉर दैट एडिशनल लॉस एज वेल। नेक्स्ट बोल रहा है exemplary damage. Exemplary damage means they want to set an example. एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं सोसाइटी में, that in case if anybody else commits such type of damage to any person, तो इतना भारी डैमेजेस आप पर लगने वाला है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है स्टूडेंट्स दैट वी वांट टू डेटर द पीपल फ्रॉम कमिटिंग एनी सच काइंड ऑफ ब्रीच, कि आप फ्यूचर में ऐसा नहीं करोगे। मान लो एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का और लड़की की शादी तय हो गई, बारात आनी थी 1 जनवरी को। बारात आनी थी 1 जनवरी को, उससे पहले ही लड़के ने बारात के मंडप पर जाकर, बारात की शादी के मंडप पर जाकर मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। बारात तो चली गई, लेकिन शादी के मंडप पे जाके मना करा दैट आई एम नॉट गोइंग टू मैरी यू। So in this case, a very heavy damages can be imposed, that if in case it was already pre-planned or you knew that you don't want to get married, लड़की की इसमें कोई गलती नहीं अगर तो, okay, he had very logical reason or a stupid reason or had no such strong reason which supports his denial of getting married, then in that case students, यहाँ पे इस लड़के पर ऐसा डैमेजेस इंपोज किया जा सकता है जो कि सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट करे दैट व्हेन इट इज अ टॉपिक ऑफ मैरिज, जब ये कंसर्न मैरिज का हो, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, वेरी विजिलेंट कि अगर शादी करनी तो पहले बताओ, ऐसे एन मौके पे आके आप मना नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ रिलेटिव्स इन्वॉल्वड इन इट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर टेकिंग प्लेसेस। खर्चे हैं, लोगों के होप्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, खुश हैं, इन चीजों से मेंटल एगनी और पहुंचेगी अगर उस वक्त मौके पे मना करते हैं तो, राइट। सो एक सोसाइटी प्रेशर भी झेलना पड़ेगा। सो इन दैट केस वो इतना सॉलिड हम कहें तो डैमेजेस इंपोज किया जा सकता है, जिसका कि ऑब्जेक्टिव ही है कि सोसाइटी में ऐसी चीज को प्रिवेंट किया जाए, डेटर किया जाए। डैमेजेस आर अवॉर्डेड एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू द गिल्टी पार्टी। यहाँ पनिशमेंट है, यहाँ पर भी पेनल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट वो एग्जाम्पल सेट करता है सोसाइटी में। नॉमिनल डैमेजेस मीन्स सिर्फ नाम मात्र, कोई भी खास नुकसान हुआ नहीं है, बट स्टिल सम पर्टिकुलर हम कहते हैं कि कुछ डैमेजेस इंपोज कर दिया जाए, ताकि आगे पार्टी को पता रहे कि हाँ अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया तो डैमेजेस तो इंपोज किया जा सकता है। अवॉर्डेड व्हेन नो एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल लॉस कुछ नहीं हुआ, हो सकता है कि राइट्स को इंजरी जरूर कॉज हुई हो, तो नॉमिनल डैमेजेस जरूर इंपोज कर दिया जाता है। liquidated damages which are fixed in the contract, that in the event of breach of contract the breaching party has to pay the decided amount. It is fixed sum of damages to be paid in case of breach. And वहीं पर एक और लिख देंगे हम स्टूडेंट्स, that is unliquidated damages which are not pre-estimated, not pre-estimated, इसको हमने पहले से estimate करके नहीं रखा हुआ है। okay, so these are the types of damages. Moving on to next question students, 2014 में एक और important question आया था और डील करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहा है? Mark the correct answer in respect of contract of guarantee. Now what is a contract of guarantee? पहली बात तो contract of guarantee में there are 3 parties. कितनी parties है? There are 3 parties and there are 3 contracts. Contract majorly creditor एंड श्योरिटी के बीच हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, जहां मैंने बोला देयर आर 3 पार्टीज एंड 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, वेयर बाय श्योरिटी promises to the creditor
दैट इन केस जो आपने 5,000 का अमाउंट प्रिंसिपल डेटर को दिया है, अगर ये फेल हो जाए पे करने में, आई विल बी लायबल। एंड वंस द श्योरिटी हैज पेड on behalf of the creditor to the principal debtor, तो surety steps into the shoes of creditor, creditor के shoes में आ जाता है, एंड वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारी सिक्योरिटीज, कोलैटरल अपने पास रख सकता है जो कि क्रेडिटर के पास थी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। तो नाउ इट मींस दैट प्रिंसिपल डेटर इज लायबल टू श्योरिटी व्हेन श्योरिटी हैज पेड टू द क्रेडिटर ऑन द फेलियर ऑफ द प्रिंसिपल डेटर टू पे द इनिशियल अमाउंट। सो क्या बोल रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए, इट मे बी इन राइटिंग, इट मे बी ओरल। सो ये दोनों ही चीजें हो सकती है स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नहीं दे रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ये चीज होनी ही होनी चाहिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स में हम पढ़ के आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटन, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल, एंड इफ लॉ सेज then you have to get the contract registered also, because ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऐसे बहुत सारे ट्रांसफर्स बोलती है जो कहता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में करना है प्लस रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से करना है। लीज हो गया एंड गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, तो इसमें क्या करना है हमको, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से करना। और यहाँ पे भी मॉर्गेज सेल लीज में प्रॉपर्टी की वैल्यू भी मैटर करती है। क्लियर है? ओके। एंड ऑल्सो अब सेक्शन नंबर 9 देखें तो वो भी आपको अलाउ करता है कि until and unless the law mentions you can let your contract be in written or oral, और जहां लॉ एक्सप्रेसली मेंशन कर रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट ने तो राइटिंग में ही होना चाहिए, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली यहाँ पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, राइटिंग में होना चाहिए। बिकॉज राइटिंग, हालांकि देखो हम डेली बेसिस पे बहुत सारे ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, बट इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट टू प्रूव दोस कॉन्ट्रैक्ट्स इन केस ऑफ एनी ब्रीच और डिस्प्यूट। बट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन, the terms are clear, terms are specified, they are before us कि हाँ ये terms था। नहीं तो बोला हुआ तो भूल जाते हैं ना, कहते हैं ना 100 बोलता है 1 लिखता है, तो जो 1 लिखता है ना वो हमेशा आगे रहता है। सो ये जीवन का भी नियम है कि हमेशा मेक श्योर करो कि चीजें रिटन में हो। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties but not at the option of the other is, सिर्फ एक या एक पार्टी के ऑप्शन पर ही जिसको हम एनफोर्स कर सकते हैं वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वैलिड अनएनफोर्सेबल क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स, जहां पार्टी को ऑप्शन मिलता है, यू कैन आइदर एक्सेप्ट इट और यू कैन आइदर रिजेक्ट इट। एक्सेप्ट कर लिया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, रिजेक्ट कर दिया तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का ग्राउंड्स क्या है कि वहां पे कोई फ्री कंसेंट नहीं थी। डेफिनेशंस देख लीजिए, एग्रीमेंट एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस जिसमें एक दूसरा प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन रहा है, इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। एंड जब हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ प्रोमिसेस, दैट मींस रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस व्हिच फॉर्म कंसिडरेशन और अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एंड एग्रीमेंट से ही आगे स्टूडेंट्स एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ही हमको वर्ड एग्रीमेंट दिखेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या है, एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब जब हम एग्रीमेंट एंड दैट इज टू से वैलिडिटी के ग्राउंड्स पे जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2G बोलता है वॉइड एग्रीमेंट, दैट इज वो एनफोर्सेबल ही नहीं है लॉ के द्वारा। दीज आर वॉइड एब इनिशियो, डे वन से दे हैव नो वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ, लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज देम। वॉइड एग्रीमेंट की एक लंबी सी लिस्ट भी हमने पढ़ी है। 2I बोल रहा है व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अभी हमने देखा विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी ओनली। 2J बोल रहा है व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट एनफोर्सेबल और विच सीज टू बी एनफोर्सेबल। एक मिनट, एग्रीमेंट विच आर नॉट एनफोर्सेबल तो हो गया वॉइड एग्रीमेंट, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो बने थे तब तो एकदम ठीक थे, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है, वो अब सीज हो जाते हैं प्रॉपर एग्रीमेंट एग्जिस्ट करने में या प्रॉपर आगे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करने में। एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड, एजेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। टर्मिनेट मीन्स व्हाट, इट कैन कम टू एन एंड, कैसे एंड पे आ सकती है। Principal revoking his authority, agent renouncing the business, either principal or agent dying, or all of these। तो हम जब टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, ये सारे हमारे पास ग्राउंड्स होते हैं। ऑन ऑल दीज ग्राउंड्स द एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड, वन बाय वन समझते हैं इनको। हमने बोला एक तो प्रिंसिपल भी टर्मिनेट कर सकता है, एजेंसी भी टर्मिनेट हो सकती है एजेंट के द्वारा। प्रिंसिपल क्या करेगा, रिवोक करेगा, रिवोक मींस कैंसिल होता है।
एजेंट क्या करेगा? रिनाउंस करेगा। क्या करेगा? त्याग करता है बिजनेस ऑफ एजेंसी का। जो हमारा एजेंसी का बिजनेस था ना, जिस एक्चुअल रीजन की वजह से हमने एजेंसी को क्रिएट किया है, जब उसको हमारा एजेंट रेनाउंस कर दे, मना कर दे, दैट सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू बी योर एजेंट एनी मोर, इट बिकम्स द टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। सेकेंड, बाय कंप्लीटिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी, जिस पर्पस के लिए या जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने एजेंसी स्टार्ट की थी, वो पर्पस फिनिश हो गया, बिजनेस खत्म हो गया उस चीज के लिए, तो वो एजेंसी भी खत्म हो जाती है। When principal और agent dies और becomes unsound mind, तो उसकी डेथ हो जाती है या वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, then in that case हमारी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? हमारी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट, when principal, सिर्फ प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, is adjudged as insolvent, insolvent एडजस्ट कर दिया मतलब दिवालिया घोषित कर दिया गया है, because the financial capacity of the principal does matter in the contract of agency। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? इफ एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, if the time of the performance of the contract is essence, essence is very important, it is the basis of the contract, is essence of contract, and promisor fails to perform the contract within the specified time, the contract is, क्या contract void होता है? नहीं, it becomes voidable, it becomes voidable, plus compensation की डिमांड भी की जा सकती है। वॉइडेबल से आगे वॉइड डेफिनेटली बनेगा। हमने बोला था कि मैम आपको हमें प्लीज 1 जनवरी तक नोट्स प्रोवाइड कर देना, आप अगर मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ तो मैम 1 दिसंबर तक नोट्स प्रोवाइड कर देना, बिकॉज हमारे, सॉरी 1 जनवरी तक प्रोवाइड कर देना, बिकॉज हमारे 30 जनवरी को एग्जाम है। नहीं प्रोवाइड किया तो इट कैन बी वॉइडेबल, यू कैन स्टिल आइदर एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट और रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्ट कर लिया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, रिजेक्ट कर दिया तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा सब्सिक्वेंटली, तो इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिस, प्रोमिसी, प्रोमिसी। ठीक है, क्लियर है? चलो, सेक्शन नंबर 55 में हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। अगर पार्टी फेल हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए विद इन द फिक्स टाइम, जहां टाइम एसेंस है और जहां टाइम एसेंस नहीं है, यही आया था हमारे क्वेश्चन नंबर 20 में। एसेंस मींस वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बोला था ना कि 25 दिसंबर तक हमें शुगर पहुंचा देना, बिकॉज 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी को हमारे पास बहुत सारे केक के ऑर्डर्स आ रहे हैं, बिकॉज न्यू ईयर है। नहीं पहुंचाया अगर आपने, देन इन दैट केस स्टूडेंट्स क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइडेबल हो जाता है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेंशन द टाइम। अब वही मान लो टाइम एसेंस नहीं था कि ठीक है हफ्ते 10 दिन में कभी भी शुगर पहुंचाता ना, ऐसा कोई फेस्टिवल वगैरह जैसी बात नहीं है, तो ये एसेंस नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी क्या रहता है? वैलिड रहता है। हालांकि डीले के लिए, फॉर डीले द प्रोमिस इज एंटाइटल फॉर द कॉम्पनसेशन, कि भैया डीले हो गया, वैलिड मतलब एक्सेप्ट तो आपको शुगर अभी भी करना पड़ेगा, बट जो डीले हुआ है उसके लिए कॉम्पनसेशन डिमांड कर सकते हो। लेकिन जहां टाइम एसेंस था वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रोमिसी एंटाइटल होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए। एंड प्रोमिसी इज एंटाइटल फॉर कॉम्पनसेशन एज वेल, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर प्रोमिसी स्टिल एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, इस केस में ना टाइम एसेंस है, अगर उसके बाद भी एक्सेप्ट कर लेता है वो परफॉर्मेंस, तो फिर वो कॉम्पनसेशन के लिए लाइबल नहीं ठहरा सकता प्रोमिसर को, वो कॉम्पनसेशन आगे डिमांड नहीं कर सकता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वाज सी। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट सेज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज परफॉर्म विदाउट द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, जहां पार्टीज की फ्री कंसेंट नहीं थी और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा रहा है विदाउट फ्री कंसेंट, इसका नेचर क्या होने वाला है? वॉइड एब इनिशियो, वॉइड, illegal or void at the instance of the party, it is voidable, okay, it is voidable at the instance of the party। void भी बोल सकते हो, void भी घोषित करवा सकते हैं ना, but voidable at the instance of the parties whose consent was not free। voidable का मतलब क्या हो गया? एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट कर लिया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, रिजेक्ट कर दिया तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सही भी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने के लिए तैयार हो जाता है अगर जो पार्टी के साथ कंसेंट फ्री नहीं है, जो पार्टी फ्री कंसेंट नहीं दे रही है, वो अपने इंस्टेंस पे चाहे, इंस्टेंस मतलब अपने डिजायर पे, अपनी मर्जी पे। तो फ्री कंसेंट पे कोर्जन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, चारों ही ग्राउंड्स पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल। लेकिन मिस्टेक में हमको हमें देखना पड़ेगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट है या मिस्टेक ऑफ लॉ है। तो ध्यान रखना है, कोर्जन सेक्शन नंबर 15
undue influence 16, fraud 17, misrepresentation 18 and mistake 20, 21 and 22. कोर्जन में देखो, जब हम सेक्शन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, कोर्जन बोल रहे हैं, कोर्जन का मतलब क्या? कोर्जन मतलब दबाव देना, फोर्स करना, आपको ऐसा एक्ट करने के लिए आपको फोर्स कर रहे हैं कि अगर नहीं किया तो हम आपके अगेंस्ट आईपीसी में फॉरबिडन कोई भी एक्ट कमिट कर देंगे। थ्रेट टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, कि जो आईपीसी में ऑफेंस फॉरबिडन है, लॉ मना कर रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटी है या अनलॉफुल कोई भी एक्ट है, इलीगल एक्ट है, वो कमिट कर देंगे। उस दबाव में आपसे क्या करवाया जा रहा है? वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाने की बात की जा रही है। फर्दर अगर हमारी प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन करने के लिए बोला जाए कि अनलॉफुल डिटेंशन हो जाएगा प्रॉपर्टी का, या फिर पर्सन को इंजरी कॉज करवा दिया जाएगा या कर दिया जाएगा, और ये करके किसी पर्सन को हम एग्रीमेंट में एंटर करने को बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज पर्सन डोमिनेंट पोजीशन पे है। किस पे है? ऐसी डोमिनेंट पोजीशन पे जो जहां वो रियल या अपेरेंट अथॉरिटी होल्ड करता है। रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी कैसी होगी? जैसे हमारे पेरेंट्स की रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी है, जाहिर सी बात है कि उनके आगे हम ज्यादा चूचा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वी नो, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ मॉरल एथिक्स, आउट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन डन फॉर अस एंड हाउ ग्रेटफुल वी नीड टू बी। तो वो जो बोलेंगे वो हम मानेंगे। ही स्टैंड्स इन फिड्यूशियल रिलेशनशिप, एक पर्सन के साथ रिश्ता ऐसा है जो कि ट्रस्ट बेस्ड है। लॉयर क्लाइंट, टीचर स्टूडेंट, डॉक्टर पेशेंट। तो डॉक्टर कुछ भी बोलेगा तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट एक्सेप्ट करेगा। तो डॉक्टर ने बोला कि आपके पेट में किडनी का ऑपरेशन हमको करना पड़ेगा, किडनी निकालनी पड़ेगी, तो भले पथरी हो तो पेशेंट तो राजी होगा ना, बिकॉज देर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट। ऐसा करके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो दैट इज voidable contract. If he makes a contract with a person whose mental capacity is affected by illness, age or distress, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे पर्सन के साथ किया है जिसकी मेंटल कैपेसिटी सही नहीं है, या तो बीमार है एज की वजह से या डिस्ट्रेस है। नेक्स्ट इज फ्रॉड, सजेशन विच इज नॉट ट्रू। फ्रॉड का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? इट इज बीइंग डन इंटेंशनली। क्या किया जा रहा है? इंटेंशनली किया जा रहा है, एंड यू नो दैट व्हाट इज ट्रूथ, स्टिल झूठ बोल रहे हो। सजेशन विच इज नॉट ट्रू, यू नो दैट द सजेशन दैट यू आर गिविंग इज नॉट ट्रू, दैट इज फॉल्स, और बैक एंड पे आपको सच्चाई भी पता है, दैट इज फ्रॉड। एंड व्हाट इज बीइंग डन? एक्टिव कंसीलमेंट हो रहा है, एक्टिवली किसी चीज को छुपाया जा रहा है। आई केम टू योर होम एंड आस्क्ड दैट दिस इज द रूम दैट आई वांट फॉर द रेंट, is the ceiling properly done? You said yes ma'am, it is properly done, whereas there was a false ceiling that you had put or a false coating that you had put in order to hide the defects that it was having. Promise made without the intention of performing it. Promise इसीलिए क्या कि धोखाधड़ी कर दी जाए और कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना किया जाए। जैसे होता है ना, लोग पैसे ऐंठ लेते हैं, पैसा ले लिया लेकिन बाद में चीज नहीं पहुंचाई। सो दिस इज व्हाट प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, बिकॉज दैट पर्सन न्यू दैट ही इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एट एनी डे और एट एनी टाइम। एक्ट फिटेड फॉर द डिसीव, ऐसा कोई भी एक्ट जिससे कि पार्टी को डिसीव कर दिया जाए, धोखा दे दिया जाए, दैट आल्सो अमाउंट्स टू फ्रॉड। एंड एक्ट और कमीशन विच द लॉ डिक्लेयर्स इट टू बी फ्रॉडुलेंट। हर एलिमेंट ध्यान रखना ये फ्रॉड का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ आएगा और आपको घुमाया जा सकता है क्या ये फ्रॉड का एलिमेंट है या मिसरिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट है। साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, ये लैंडमार्क पॉइंट है। दैट इज टू से कभी भी साइलेंस फ्रॉड नहीं अमाउंट करता है until and unless आपकी ड्यूटी है बोलने की। अगर आपकी ड्यूटी है बोलने की देन यू स्पीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई चीज लेके जा रही हूँ, जैसे मैं आपके पास से मान लो स्टूडेंट्स प्रेस लेके गई, अब मैं जब आपके पास से प्रेस लेके जा रही हूँ तो I'm asking you whether it works nicely or not. You kept quiet, जबकि उसमें 440 वोल्ट का झटका लगता है। तो आपकी ड्यूटी थी ना बोलने की, पता है कि नहीं बोला तो हमको झटका लग जाएगा। नहीं बोले हो पता होते हुए कि ये मशीन खराब है, इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। ठीक है, इवन इफ आई हैवंट आस्क्ड, इट इज योर ड्यूटी टू प्रोवाइड द ट्रू डिटेल्स ऑफ एवरी प्रोडक्ट दैट यू आर गिविंग टू द कस्टमर्स। ओके, next is misrepresentation. Misrepresentation means it is not done intentionally. You do not know what is the truth. आपको जो लग रहा है वो आपको लगता है कि सच है, जबकि हकीकत में वो सच नहीं है। आपको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, लेकिन वो सच नहीं, वो झूठ है जिसके बारे में आपको नहीं पता। इट इज अ पॉजिटिव असर्शन बिकॉज यू आर मेकिंग एन इट, यू थिंक दैट इट इज पॉजिटिव, विच इज नॉट ट्रू, एंड अ पर्सन मेकिंग इट बिलीव्स इट टू बी ट्रू। जो सच तो नहीं है, लेकिन जो पर्सन ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है उसको लग रहा है कि वो सच है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंशन टू डिसीव इट, ड्यूटी को ब्रीच कर रहे हैं बिना इस इंटेंशन के कि हम किसी पर्सन को धोखा दे सके, डिसीव कर सके। कॉजिंग मिस्टेक इनोसेंटली, गलती से कोई ऐसी चीज हो जाना जो इंटेंड नहीं की थी आपने।
देन इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, दैट इज वन पार्टी का मिस्टेक है, एक पार्टी फैक्ट के तथ्य की भूल पे, द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड। आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप, बट यू नो प्रॉपर्ली व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप, सो कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वैलिड। बट अगर दोनों को ही शिप का नाम नहीं पता है, बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाएगा, और ये कैसा एग्रीमेंट हो जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट, दैट इज स्टार्टिंग से वॉइड एब इनिशियो, नो इफेक्ट इनटू द आइज ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ मींस इंडियन लॉ की मिस्टेक है, वैलिड होगा, बिकॉज मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, because the law or the state presumes that every citizen of its country must or might or ought to know the law of his land. ओके, एट द सेम टाइम फॉरेन लॉ की मिस्टेक है तो सेम इफेक्ट जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की होती है। इज इट क्लियर? इतना समझ आया? इतना समझ आया तो आगे चलेंगे, विच सेज व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी व्हाट इज करेक्ट। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस होता है, हाँ कि ना? होता है। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन एग्रीमेंट होता है, होता है। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिल्कुल होता है। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is correct meaning of privity of contract? ये लीजिए, वापस क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 2014 में भी आया था और 2015 में वापस आ चुका है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो स्यू कर सकती है और उनको स्यू किया जा सकता है। पार्टीज मस्ट मेंटेन द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मेंटेन्ड, only parties know under what circumstances it was made, और only parties to a contract can sue it। सिर्फ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर मामले में स्यू कर सकती है, एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टेक ऑफ लॉ इन फोर्स इन इंडिया मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट void, voidable, neither void nor voidable, impossible to perform। देखो, मिस्टेक ऑफ लॉ है, चाहे वो यूनिलैटरल मिस्टेक है या बायलैटरल मिस्टेक है, the contract remains valid because mistake of law is no excuse, contract valid रहता है। अब ये मत सोच लेना कि मैम फिर तो मतलब मैंने इलीगल ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट किया। मैं बोलता हूँ कि सर मुझे पता नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट का जो ऐसा लॉ जो है वो इंडिया में अलाउ नहीं करता है हमको, सो द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड, सो प्लीज लेट अस हैव द ट्रांजैक्शन ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो ड्रग्स का है ये मैन्युफैक्चरिंग करने दो, क्योंकि हमें लॉ का पता नहीं था ना। नो ऐसा नहीं आता है। एग्जाम्पल कैसा होता है? फॉर दैट मैटर, लाइक आई एम डूइंग इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग, अगर कर रही हूँ एंड आई से सॉरी सर आई डोंट नो कि यहाँ पे जीएसटी पे करना है, तो मैं तो बिना जीएसटी पे किए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करूंगी, सॉरी, नॉट अलाउड। लॉ एक्सक्यूज नहीं करेगा, जीएसटी पे कीजिए और जितने टाइम तक के लिए पे नहीं किया है उतना फाइन पे कीजिए। आई कैन नॉट इवेड टैक्स, मैं टैक्स को इवेड नहीं कर सकती, मेरे को बिना रीजंस के टैक्स का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, आई हैव टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड जीएसटी भी इंपोज किया, जीएसटी भी इंपोज किया जाएगा, दैट इज आई हैव टू पे इट। ओके, सो नाइदर void nor voidable because it remains valid। ये रहा मिस्टेक ऑफ फैक्ट के पश्चात। मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, अगर दोनों पार्टीज की मिस्टेक है तो बायलैटरल मिस्टेक हम इसको कहते हैं, द एग्रीमेंट बिकम्स void। अगर वन पार्टी की मिस्टेक है दैट इज यूनिलैटरल मिस्टेक, कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड। अगर लॉ की मिस्टेक है और लॉ कौन सा है? इंडियन लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड। लेकिन लॉ की मिस्टेक ऐसी है जो कि फॉरेन लॉ है, सेम इफेक्ट जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होता है। मतलब घूम के हम यहाँ आ जाएंगे और देखेंगे कि क्या दोनों पार्टीज मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ पे थी, वॉइड एग्रीमेंट। अगर एक पार्टी फॉरेन लॉ के मिस्टेक पे थी तो इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये वैलिड रहता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24, a written agreement between father of A and B and A and B would get married on becoming major is, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? A written agreement between the father of A and B that A and B would get married on becoming major। मेजर होने पे मैम शादी करना तो अलाउड है, लेकिन ए और बी की ही शादी कराएंगे हम, आज ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये गलत है। ये गलत है, आप किसी एक पर्सन की शादी को बांध के नहीं रख सकते कि आपको इसी पर्सन से शादी करनी है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये void होगा, it will be void, voidable, void, valid, valid in case A and B have agreed to be bound by the said agreement on becoming major। no, because जब एग्री कर रहे हैं तभी तो वो माइनर ही है ना, तभी तो वो माइनर ही है। ओके, which of the following agreement is lawful? We have already understood कि एग्रीमेंट के कुछ एसेंशियल कंडीशंस है, एलिमेंट्स है जो उनको फुलफिल करना है। इनमें से कौन सा स्टूडेंट्स लॉफुल है? इट सेज एन एग्रीमेंट टू किल जेड बिटवीन ए एंड बी, ये तो अनलॉफुल हो गया ना, ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है उनका। एग्रीमेंट बिटवीन एक्स द हस्बैंड एंड वाई द वाइफ दैट एक्स शैल मैरी 5 टाइम्स। एग्रीमेंट बिटवीन एक्स, एक्स एंड वाई, ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, वाइफ बोल रही है हस्बैंड को कि आप 5 बार शादी करोगे, नॉट अलाउड।
एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, एग्रीमेंट टू डिवाइड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इक्वली, नहीं। सो द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 25 का सी। फ्यूचर गुड्स में अगर कोई भी सेल होगा जो हमें फ्यूचर में मिलने वाले हैं गुड्स, उसका एग्रीमेंट हम कर रहे हैं कि हमें वो फ्यूचर में सेल करेंगे, अलाउड है। ओके जब मैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिख रही हूँ तो वैलिड एग्रीमेंट भी तो लिख सकती हूँ ना यहाँ पे, क्योंकि ये सब एसेंशियल्स एग्रीमेंट के भी है, क्योंकि वैलिड एग्रीमेंट से ही तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जो 10वीं पास है वही तो 12वीं पास होगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जो 10वीं पास है वो 12वीं पास होगा ही होगा, क्योंकि अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो। लेकिन जो 12वीं पास है वो डेफिनेटली 10वीं पास है। सो दैट मीन्स एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज 10वीं पास एंड सॉरी एग्रीमेंट इज 10वीं पास एंड कॉन्ट्रैक्ट इज 12वीं पास। हम 12th में इसीलिए तो गए ना, क्योंकि हमने 11th पास सॉरी 11th एंड 10th पास किया है, राइट। 10th में बैठे इसका ये मतलब थोड़ी है 11th और 12th पास करके बैठे, नहीं। सो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड एग्रीमेंट? प्रपोजल एंड ऑफर होना चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, पार्टीज केपेबल होनी चाहिए, दैट इज मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, एंड पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। क्लियर है? मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्लियर है? अभी कौन सा डील किया? 25। ओके, इट सेज अ पार्टी रिसेंडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर रही है, राइटफुली रिसेंड कर रही है, नॉट रॉन्गफुली। ऑब्वियसली जो राइटफुली रिसेंड कर रही है वो डैमेजेस मांग सकती है, ऑब्वियसली मांग सकती है। अभी पढ़ के आए हम थोड़ी देर पहले, दैट इज सेक्शन नंबर 75। जो पार्टी राइटफुली रिसेंड कर रही है दैट इज एंटाइटल्ड टू द कॉम्पनसेशन, is not entitled to damages, can sue for declaration and specific performance, cannot sue but only defend, can sue for damages. Clear है? Question number 27, it says liability of the guarantor is, guarantor मतलब श्योरिटी की बात करें, श्योरिटी की लाइबिलिटी कैसी होती है स्टूडेंट्स? इक्वल टू प्रिंसिपल डेटर, जहां पे वर्ड क्या होता है? को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव मतलब भैया जितना प्रिंसिपल डेटर लाइबल है उतना के उतना श्योरिटी ही लाइबल है, उतना के उतना श्योरिटी भी लाइबल है। प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी से ज्यादा कभी भी श्योरिटी लाइबल नहीं होगा। एंड प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर ने ऐसा कोई एग्रीमेंट बना लिया है जो कि श्योरिटी को पता नहीं है, जिससे कि श्योरिटी की लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, श्योरिटी गेट्स डिस्चार्ज्ड, श्योरिटी गेट्स डिस्चार्ज्ड। लाइबिलिटी कैसी होती है? जॉइंट एंड सेवरल विद द प्रिंसिपल डेटर, यस। गारंटर इज नॉट लाइबल टिल द प्रिंसिपल डेटर इज अलाइव, फिर तो प्रिंसिपल डेटर ने श्योरिटी रखा ही क्यों, है ना। गारंटर इज लाइबल ओनली इफ प्रिंसिपल डेटर हैज एब्सकॉन्डेड एंड लेफ्ट इंडिया, गारंटर इज लाइबल ओनली इफ प्रिंसिपल डेटर इज अनएबल टू पे। क्या सिर्फ वो तब होता है? नहीं, दोनों की लाइबिलिटी बराबर होती है, बिकॉज अ क्रेडिटर कैन स्यू अ प्रिंसिपल डेटर ऑल्सो एंड अ श्योरिटी ऑल्सो, दोनों में से वो किसी को भी स्यू कर सकता है। देखो, A proposes by a letter sent by post to sell his house to Mr. B. When is the last point when A can revoke the proposal? आखिरी टाइम वो प्रपोजल कब तक रिवोक कर सकता है? वो तब तक रिवोक कर सकता है जब तक कि B अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ना भेज दे, क्योंकि जिस दिन B ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डिस्पैच कर दिया, प्रपोजर बाउंड हो जाता है, प्रपोजर बाउंड हो जाता है। नाउ प्रपोजर कैन नॉट विड्रॉ हिज ऑफर एंड एक्सेप्टर दैट इज ऑफरी कब बाउंड हो जाता है? व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस एंड इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, बिफोर द date and time when A posts the letter, before the date and time when B receives the letter, before the date and time when B posts the letter of his letter accepting the proposal, before the date and time when A receives the letter of acceptance sent by B, no, बिफोर द टाइम व्हेन बी पोस्ट दिस लेटर, जब तक वो पोस्ट करे, जब वो पोस्ट करे उससे पहले रिवोक कर सकता है ए अपनी प्रपोजल को। लेकिन एक बार ए ने लेटर को, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दिया, दैट इज ए के पास पहुंच गया, तब तो कौन बाउंड हो जाता है? तब तो हमारा एक्सेप्टर बाउंड हो जाता है, बी बाउंड हो जाता है। क्लियर है? तो ये चीज हमने पढ़ी थी, ये एक बार चार्ट आप वापस से ऑब्जर्व करेंगे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29, क्या बोल रहे हैं? अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट which of the following agreement is not void? कौन सा void नहीं है? Contract in which the consent has been obtained by fraud, बताओ। A contract in which both parties are under misrepresentation as to matter of the fact essential to the agreement, दोनों parties misrepresentation में है।
कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, नन ऑफ द अबव, दैट इज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर void. ध्यान रखो, इन्होंने बोला इसमें से कौन सा void नहीं है. क्या बोला? इसमें से कौन सा स्टूडेंट्स void नहीं है. एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड तो void होता ही है. क्वेश्चन नंबर 29, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड void होता ही है. आगे देखो, ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन है ना, a contract in which both the parties are under a misrepresentation as to matter of fact essential to the agreement. यहाँ पे जो ये misrepresentation है, ये mistake के context में use हुआ है. And a contract in which the consent has been obtained by fraud. तो ये क्या हुआ? ये तो void नहीं हुआ, क्योंकि fraud में क्या होता है? voidable होता है, और voidable not void में आ गया ना. और ये तो बोथ दी पार्टीज अगर मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट में, मतलब दोनों ही पार्टीज कोई फैक्ट के मिस्टेक में है, तो वो तो क्या हो जाता है? वो हमारा वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है. क्या हो जाता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बोथ द पार्टीज, बायलैटरल, वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है. सो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर वुड बी ए. दैट इज इस ग्राउंड पे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर इज ए, क्योंकि फ्रॉड के ग्राउंड्स पे स्टूडेंट्स क्या नहीं होता? हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, वॉइड एग्रीमेंट नहीं बनता है. क्लियर है? एंड रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में तो वॉइड हो ही जाता है. बराबर है? क्लियर है? तो बी एंड सी दोनों में वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है, एंड ए में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. दैट इज द रीजन ये यहाँ पे राइट आंसर 29 का ए होने वाला है. क्लियर है? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30. A and B enter into a contract where A agrees to pay B a sum of money against the delivery of either furniture or ivory. Trade in ivory is prohibited by law. कंप्लीटली बैन कर रखा है. तो उन्होंने क्या बोला है? या तो मैं फर्नीचर दे दूंगा या आइवरी दे दूंगा, दोनों में से कुछ एक. तो अल्टरनेटिव बोल दिया ना. तो फर्नीचर वाला क्या रहेगा? वैलिड रहेगा. एंड जो आइवरी वाला है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वो वॉइड हो जाएगा. So agreement is void and therefore unenforceable. The agreement is valid for the delivery of furniture, for the delivery of furniture, and void for the delivery of ivory. ठीक है? क्लियर है? द एग्रीमेंट इज एंटायरली इनवैलिड. गलत है. वैलिड एट द ऑप्शन ऑफ ए एंड नॉट बी गलत है, क्योंकि दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली उसको क्या किया है? एग्री किया है. क्लियर है? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. अब ये क्वेश्चन भी किससे आया है? एजेंसी से आया है. देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? 32 बोल रहा है एजेंसी कब टर्मिनेट हो जाती है? रिपीटेड क्वेश्चन है. बाय प्रिंसिपल रिवोकिंग द अथॉरिटी ऑफ एजेंट. बिल्कुल, प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है एंड एजेंट रिनाउंस कर सकता है. देखो अगला यही है, एजेंट रिनाउंस द बिजनेस ऑफ एजेंसी. प्लस एक और था, जब बिजनेस क्या हो जाए स्टूडेंट्स? कंप्लीट हो जाए, पर्पस क्या हो जाए? फिनिश हो जाए एजेंसी का, तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है, एंड हो जाती है बाय द डेथ ऑफ द प्रिंसिपल और एजेंट. और एक और पॉइंट हमने पढ़ा था, दैट व्हेन प्रिंसिपल इज एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट. क्लियर है? सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. 32 का राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. Which of the following contracts cannot be specifically enforced? अब ये कहां से आया? एसआरए से आया. और नेक्स्ट क्लास हमारी प्रोबेबली एसआरए की ही रहने वाली है, जहां पे इस क्वेश्चन को हम वैसे भी डिस्कस करेंगे. तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. द कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन. पर्सनल क्वालिफिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कभी भी स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते, ये हम सबको पता है. बिकॉज अगर पर्सनल क्वालिफिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने एनफोर्स किया तो ये आएगा बॉन्डेड लेबर में. ऑल्सो कोर्ट ये मेजर नहीं कर सकता है, दैट इज टू से दैट कोर्ट डज नॉट हैव एनी यार्डस्टिक टू मेजर वेदर द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड अंडर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज अप टू डेट और नॉट. क्या वो एकदम सही तरीके से परफॉर्म किया जैसा करना चाहते थे? क्योंकि स्किल्स क्या है? स्किल्स तो इंसान के मन के ऊपर डिपेंड करती है. कॉन्ट्रैक्ट विच इन इट्स नेचर इज डिटर्मिनेबल. कॉन्ट्रैक्ट जिसका नेचर डिटर्मिनेबल है, दैट इज टू से जहां हम डिटरमाइन कर सकते हैं द लेवल ऑफ द डैमेजेस और क्वांटम ऑफ द डैमेजेस. वेयर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जहां पे पार्टी ने क्या ऑब्टेन किया है? सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस. एक की जगह दूसरे पार्टी से परफॉर्मेंस करवा लिया है. सो इन ऑल ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड. क्लियर है? When consent to an agreement is caused by coercion, fraud, misrepresentation, क्या हो जाता है? voidable contract बनता है. क्या बनता है स्टूडेंट्स? It leads to a voidable contract. The agreement is not a contract. Absolutely. The agreement is contract voidable at the option of parties whose consent was so caused. Right? Absolutely correct. ये भी है.
एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बना ही नहीं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना इसमें से, बिकॉज वो एग्रीमेंट ऐसा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट तो बना, सॉरी आई वाज रॉन्ग इन सेइंग दैट इट डिड नॉट turn into contract, it did turn into contract, because यहीं पर तो हम पार्टी को ऑप्शन दे रहे हैं कि you can either accept it or reject it. voidable का मतलब ही ये होता है, which can be declared void at the option of any of the one or more parties. वो aggrieved होनी चाहिए. The agreement is contract voidable at the option of the either party. No, the party जिसकी consent हमने फ्री नहीं ली थी, either party तो दोनों में से एक पार्टी होगी, जो कि गलत है. Agreement is a binding contract between parties. No, it is not. Option number B is correct for question number 35. Moving on to next question. If a party to an agreement are mistake as to the matter of fact essential to the agreement, if a party to an agreement are under a mistake as to the matter of fact essential to the agreement, word देखो, if parties मतलब इन्होंने क्या बोला, बोथ पार्टी से, बोथ पार्टी से मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे इसका मतलब हुआ बायलेटरल मिस्टेक है. कैसी मिस्टेक है? बायलेटरल मिस्टेक. और मिस्टेक के चार्ट में हम ये ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि अगर दोनों पार्टीज मिस्टेक में है तो इट बिकम्स अ वॉइड एग्रीमेंट, अगर सिंगल पार्टी मिस्टेक में तो इट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. द एग्रीमेंट इज वॉइड, एब्सोल्युटली. एग्रीमेंट इज वॉइडेबल, नो, ये तो सिर्फ फ्री कंसेंट में होता है. एग्रीमेंट इज बाइंडिंग, नो, नॉट एट ऑल. Agreement is voidable only at the instance of the party making the offer and not at the instance of party accepting. गलत है, voidable word use करना ही गलत है. So right answer for 36 is A. Clear है? आगे चल. Agreement without consideration is void unless, agreement without consideration is void, that is to say, general rule ये कहता है students that हर agreement में जब कंसिडरेशन है तो ही हम बोलेंगे इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. बराबर. लेकिन देर आर 3 एक्सेप्शंस टू दिस रूल विच सेज दैट एग्रीमेंट में अगर कंसिडरेशन नहीं, एग्रीमेंट माइनस कंसिडरेशन है, दैट इज विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो इट इज अ वैलिड एग्रीमेंट विच विल टर्न इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और वो एक्सेप्शन क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 इट सेज इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, अगर राइटिंग में एक्सप्रेस कर दिया तो क्या वो विदाउट कंसिडरेशन वाला वैलिड एग्रीमेंट हो जाएगा? नहीं. इफ इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर अ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. आगे देखो. इफ इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग एंड registered under law for time being in force for registration of document and it is made on the account of natural love and affection between the parties standing in near relation to each other. नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, पास वॉलंटरी एक्ट है, या टाइम बाद डेट पे करने का प्रॉमिस है, तो कोई भी कंसिडरेशन ना होते हुए भी वो एग्रीमेंट स्टूडेंट्स वैलिड रहेगा. और ये वो कंसिडरेशन का पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. बराबर है. अब देखो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है. अच्छे से देखो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है. इट सेज X on 1st July 2018 agrees to sell his house to Y for a price of rupees 1 crore if the entire price is paid on or before 31st July 2018 and for the price of rupees 1 lakh, I think it's 1 crore, okay, 1 crore 25 lakh after 31st July 2018. बोला अगर 31st जुलाई 2018 से पहले पे करना है तो खरीदना है घर तो 1 करोड़ है, उसके बाद खरीदना है तो 1 करोड़ 25 लाख है. बट बिफोर 30 सितंबर 2018 बोल रहा है 31 जुलाई के बाद, लेकिन 30 सितंबर से पहले तो 1 करोड़ 25 लाख है. It was further agreed that if the entire price is not paid by 30 September 2018, कि अगर आपने 30 सितंबर 2018 तक पूरा अमाउंट पे नहीं किया, Y shall not be entitled to purchase the house and the earnest money paid, that is advance money paid by Y to X shall stand forfeited. Such an agreement is, ये एग्रीमेंट क्या एनफोर्सेबल है? एब्सोल्युटली है. क्यों? क्योंकि ये कंडीशन लगा के बता दिया ना. क्या कहीं पर भी अनलॉफुल एग्रीमेंट, सॉरी, अनलॉफुल कंसिडरेशन, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, फ्री कंसेंट का ना होना, या हम कहें तो फ्रॉड, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, कुछ भी है? ऐसा कुछ नहीं है. इट इज एब्सोल्युटली एनफोर्सेबल. इट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, नहीं, डेट्स प्रॉपर मेंशन करके दे रखी है. इज वॉइड बिकॉज द मीनिंग ऑफ इट इज नॉट सर्टन, बिल्कुल सर्टन है, अमाउंट मेंशन कर रखा है, डेट मेंशन कर रखा है. It is enforceable in law, reason being that everything is certain in this case. Question number 39, it says
X and Y jointly takes a loan from Z with the promise to repay the loan amount with interest within 2 years. दोनों ने क्या किया स्टूडेंट्स, दोनों ने शामिल उससे लोन लिया और बोला कि हम 2 साल के अंदर अंदर ये पूरा अमाउंट जो है आपको पे कर देंगे. Soon after taking the loan, X is declared as insolvent. Soon after taking loan, X को insolvent declare कर दिया गया and remains insolvent till the date of repayment of the loan. Soon after taking loan, X is declared insolvent and remains insolvent जब तक कि amount pay नहीं कर दिया जाता है. Y also fails to pay the loan. X on account of his status as insolvent enjoys immunity from the legal proceeding. In these circumstances, अब हमें देखना है कि Y की क्या liability होगी. भाई X तो insolvent हो गया और insolvent person से हम amount नहीं ले सकते, law declare करता है. तो Y की क्या liability रहेगी? Obviously amount किससे recover करेगा? Outstanding पूरा amount Y से ही recover करना पड़ेगा हमको. Z can in law institute a suit of recovery only 50%. क्या सिर्फ 50%? लिया तो जॉइंटली था ना, शेयर्स में थोड़ी लिया था उससे, राइट? और दोनों ने प्रॉमिस किया कि 2 साल में हम पे कर देंगे. Z is entitled in law to sue Y alone for the recovery of the entire outstanding amount. Yes, absolutely. Z entitled है Y को sue करने के लिए. अदर ऑप्शंस पढ़ते हैं. Z is not entitled to sue Y also for recovery of loan amount till the order of insolvency of X ceases. नहीं, X के insolvency खत्म होने के लिए हमें रुकना नहीं है. Z is entitled in law to sue Y for 50% of the principal amount due and the entire interest amount. अच्छा, बाकी का इंटरेस्ट प्लस 50%, नो, नॉट अलाउड. इट इज कि हम Y को पूरा के पूरा लाइबल ठहरा सकते हैं. क्लियर है? बिकॉज यहाँ पे जॉइंट लाइबिलिटी थी. जॉइंट लाइबिलिटी थी मतलब दोनों को साथ में पे करना है. क्लियर है? चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. X and Y have jointly taken a loan from Z with the promise to repay the interest within 2 years. The loan is not repaid. Z releases X. Joint promisors थे. क्या थे? Joint promisors थे और Z ने सिर्फ X को रिलीज कर दिया from liability and institutes a suit of recovery for the entire amount due from Y alone. Y से अकेले से वो अमाउंट रिकवर करना चाहता है. Z in law is entitled to recover. क्या उसे रिकवर कर सकता है? हाँ की ना? एब्सोल्युटली रिकवर कर सकता है. सेक्शन नंबर 42, 45 एंड रीड सेक्शन नंबर 43 एंड 44 टुगेदर. जॉइंट प्रोमिसर्स, जॉइंट लायबिलिटी जो बोलता है दैट इफ योर promisee discharges one joint promisor, तो उसका ये मतलब नहीं है कि अदर प्रोमिसर्स रिलीज हो जाते हैं. नहीं होते हैं. दे आर स्टिल एंटाइटल. वो अभी भी लाइबल रहने वाले हैं. एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज करने का मतलब ये नहीं कि दूसरे रिलीज हो जाते हैं. दे आर स्टिल लाइबल. तो रिलीज किसको किया इस केस में स्टूडेंट्स? द लोन इज नॉट रिपेड. जेड रिलीजेस एक्स. सिर्फ एक्स को रिलीज किया है तो वाई लाइबल होगा? एब्सोल्युटली लाइबल होगा. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Z in law is entitled to recover. Z किससे रिकवर करेगा? The entire outstanding amount from Y. बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं. Z having unilaterally released X from the promise to repay has forfeited his right to recover the loan amount from Y also. कि आपने सिर्फ unilaterally एक तरफा अपने X को रिलीज कर दिया तो उस वजह से आप Z के अगेंस्ट वो अमाउंट को रिकवर करने का अधिकार खो देते हैं. गलत है. दोनों लाइबल होते हैं. एक को रिलीज कर दिया तो दूसरे से हम ले सकते हैं. Z having unilaterally released X is entitled to recover only 50%. क्या सिर्फ 50% लेंगे? नहीं, बिकॉज दोनों की जॉइंट लाइबिलिटी, दोनों ने प्रॉमिस किया पे करने को. यूनिलैटरल रिलीज बाय Z of X from liability is void. बोल रहा है कि Z जो है वो X को रिलीज ही नहीं कर सकता. नो, द promisee does get a right under Indian Contract Act to release any of the joint promisors. जॉइंट प्रोमिसर्स दोनों में से किसी को भी रिलीज कर सकता है. एंड Z कैन मेंटेन अ सूट अगेंस्ट बोथ X एंड Y. नहीं, जब एक बार आपने X को रिलीज कर दिया, एक बार आपने X को डिस्चार्ज कर दिया, नाउ X इज नॉट लाइबल फॉर एनीथिंग. द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर बिकम्स लाइबल टू पे द कंप्लीट अमाउंट. सो द एंटायर आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैन बी टेकन फ्रॉम Y. तो ये सारे क्वेश्चंस थे आज स्टूडेंट्स हमारे पास. सो आई होप कि जो कुछ भी आज हमने पढ़ा है या आपको अच्छे से समझ आया होगा. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, इंटरेस्टिंग टेक्निकल सब्जेक्ट है.
निवेदन आपसे ये इतना रहेगा स्टूडेंट्स कि एग्जाम में जाने से पहले इसके जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं प्लस केस लॉस है वो जरूर पढ़ के जाना। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को ये भी बोलना चाहूंगी मैं कि 2023 के जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स थे स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट के या जो भी नेशनल न्यूज में मुद्दे रहे हैं उन मुद्दों का जितना भी हमारे पास लॉ है वो एक बार अच्छे से पढ़ के जरूर जाना, बिकॉज चांसेस आर वेरी हाई ऑफ you getting those particular topics or the provisions relating to those particular topics in your examination. जैसे फॉर दैट मैटर राहुल गांधी जी का डेफोमेशन का केस, बिकॉज दैट हैज बीन इन वेरी मच चर्चा, तो वो आ सकता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के लॉज आपको देखने को मिल सकते हैं, जो आईपीसी के जितने भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के धाराएं हैं वो अच्छे से पढ़ के जाओ। क्लियर है? सो मिलेंगे अगले सेशन में जहां पे हम कोशिश करेंगे कि हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को वहां पे कवर करें। ये सारे क्वेश्चंस जरूर ध्यान रखना, जो जो कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इन सब का डिफरेंस अगर दिमाग में क्लियर है, ग्राउंड्स क्लियर है, तो नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज इन फ्रंट ऑफ यू या कोई भी एग्जांपल आपको निकाल के दे दे, यू विल बी एबल टू सॉल्व द आंसर। ठीक है? So yes, that was all from my side in today's session. I hope that you all have enjoyed this session. We will meet in another new session. Till then, thank you. Thank you so much.